Hello everyone. Good evening. Good evening. Good evening. Good evening. कैसे हैं सब लोग? सो के उठे हैं, अभी कहाँ हैं, किधर हो भाई साहब? सच्चाई ये है कि मैं अपने होम टाउन से निकला था और गाजियाबाद की तरफ आ रहा था, लेकिन आप जानते हैं कि आजकल रास्ते में ट्रैफिक बहुत है, तो मैं अपने घर नहीं पहुंच पाया हूं। और बीच में हमारे एक रिलेटिव है, उनके यहाँ रुक के पहले मैं क्लास ले रहा हूँ आप लोगों की। अब देख लो, मैंने रीशेड्यूल नहीं किया। तो खैर, ऑनलाइन क्लासेस का ये फायदा है। तो अब पहले आपकी क्लास लूंगा, कुछ समय यहाँ रुकूंगा, उसके बाद आगे बढ़ूंगा। बहुत बढ़िया। चलिए सर, तो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। और आज बहुत सारे, ज्यादा नहीं बट छोटे छोटे मजेदार आइडियाज हमें डिस्कस करने हैं। मिनिमम कितनी स्पीड चाहिए? नहीं, रिश्तेदार तो बहुत है, मैं वो ढूंढता हूँ जिनके पास ब्रॉडबैंड हो, इजंट इट? खैर बट आजकल ज्यादातर बिकॉज वर्क फ्रॉम होम है, उसके कारण ज्यादातर लोगों के पास अच्छा इंटरनेट मिलता है। चलिए सर, तो डिस्कशन आगे बढ़ाते हैं। और लास्ट टाइम हम लोगों ने बात की थी डिस्क शेड्यूलिंग की, और उसके ऊपर अलग अलग आइडियाज, अलग अलग कॉम्बिनेशन हमने ट्राई किए थे, है ना। आज मुझे दो छोटे छोटे टॉपिक आपसे डिस्कस करने हैं। एक, मुझे आपसे बात करनी है फाइल एलोकेशन के बारे में, और दूसरी बात करनी है फॉर्क कमांड के बारे में। दोनों ही छोटे टॉपिक हैं। नहीं नहीं, मैं थका हुआ नहीं हूँ, मैं मस्त हूँ, ये बात अलग है। देखिए, मैं बाकी किसी वजह से रीशेड्यूल नहीं करता, लेकिन अगर कभी मैं थका हूं तो मैं रीशेड्यूल कर दूंगा, बिकॉज फिर अगर मुझे ही मजा नहीं आएगा तो आपको भी नहीं आएगा। तो मैं गाड़ी में मस्त सोया हूं, आप निश्चिंत रहे, मजा आएगा आपको। ठीक है सर, तो मैं बोल रहा था सबसे पहले आज बात करते हैं किसके बारे में? बात करते हैं फाइल एलोकेशन पॉलिसी के बारे में, है ना। ठीक है, तो पहले मैं थोड़ा सा एक ब्रीफ आइडिया आपको देता हूँ, फिर जो डाउट, जो कंफ्यूजन होगा मुझे वन बाय वन आप बताइएगा। तो पहले इस बात को ऑब्जर्व करो कि अभी तक जानबूझकर क्या हमने कभी भी इस बारे में कोई भी डिस्कशन किया है कि सेकेंडरी मेमोरी में स्पेस कैसे एलोकेट होता है? कोई प्रोसेस सेकेंडरी मेमोरी में स्पेस कैसे एलोकेट करती है? नहीं। तो हमने अलग अलग आइडियाज डिस्कस किए, बट डिलिबरेटली हमने इस पे कभी बात नहीं की है कि सेकेंडरी मेमोरी में एग्जैक्टली स्पेस कैसे एलोकेट होता है। ये बात समझ आती है सभी को? यस। तो उसके अलग अलग आइडियाज है। हालांकि मैं थोड़ा सा ब्रीफ आपको बता दूं ताकि एक फ्रेम ऑफ माइंड से हम इस टॉपिक में आगे बढ़े। मैं आपसे बात करूंगा कंटीन्यूअस एलोकेशन क्या होता है, मैं आपसे बात करूंगा लिंक्ड एलोकेशन क्या होता है, फिर मैं इन दोनों की बुराइयां करूंगा, सो दैट हम पूरा का पूरा कंसंट्रेशन लगा सकें किस पे? इंडेक्स एलोकेशन के ऊपर। जहां तक बात किसी भी मेमोरी मैनेजमेंट आइडिया की है, तो दो ही ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमारे होते हैं, बताएं क्या? स्पेस एंड टाइम। क्या इसके अलावा और कोई आइडिया हो सकता है? मुझे बताइए। नहीं। तो देयर आर ओनली टू इंपॉर्टेंट आइडियाज, या तो स्पेस आपको हैंडल करना होगा, या तो सर टाइम। और हम दोनों चीजों का ध्यान रखें। और उसमें भी अगर मैं आपसे पूछूं तो ये बात बोलने में कोई दोहराई नहीं है कि ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है। सर ज्यादा इंपॉर्टेंट है टाइम। वेरी गुड। तो देखिए मैं क्या लिखता हूं। The aim of file allocation problem is how the disk space is utilized effectively and file can be accessed quickly. आप कैसे स्पेस को इफेक्टिवली यूटिलाइज कर पाएंगे और फाइल को कैसे क्विकली एक्सेस कर पाएंगे। अगर इन दोनों चीजों का आप ख्याल रख लो तो फिर आगे मुझे नहीं लगता कि कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन होगा। क्या बात समझ आती है? ठीक है, यहां पर हम तीन मेथड आपसे डिस्कस करेंगे। कौन कौन से? कंटिग्यूअस, लिंक्ड और इंडेक्स। कंटिग्यूअस एलोकेशन, लिंक्ड एलोकेशन और इंडेक्स। हर किसी का एडवांटेज होगा, हर किसी का डिसएडवांटेज होगा। पूरी ऑब्जर्वेशन करने के बाद आप खुद मुझे बताइएगा कि इन सब में कौन सा मेथड आपके हिसाब से सबसे अच्छा होगा। सही बात है? तीनों के बारे में बात करके, कंटिग्यूअस भी, लिंक भी और इंडेक्स भी। ओके ओके। तो
एक एक करके बात करते हैं। और सबसे पहले मैं आपसे बात करता हूं किसके बारे में, कंटीन्यूअस एलोकेशन के बारे में। एक सेकंड, एक मिनट मुझे दीजिएगा। ओके ठीक है सर, अब आगे बढ़ते हैं। नहीं, मैं तो खैर आपसे बात बताता हूँ। मैं एक बार अपने ड्राइवर को बता रहा था कि भाई खाना वाना खा लियो, कभी मेरा इंतजार करे, अपन 10 बजे चलेंगे, है ना। मैं भूल गया उससे उसको बताना एक बार। ओके ओके ठीक है सर। तब बात है कंटीन्यूअस एलोकेशन की। यहाँ आइडिया देखिए, ये जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है, इसका आप सेकेंडरी मेमोरी मान सकते हैं, इसको आप डेटाबेस मान सकते हैं, एक ही बात है, ठीक है। अब यहां पर देखो एक बात आप समझो, यहाँ इसने अरेंजमेंट किस तरह से लिखा, रियलिटी क्या है। ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से सेकेंडरी मेमोरी हम किस चीज में डिवाइड करते हैं बताओ जरा। जब आपने पेजिंग पढ़ा, मेमोरी मैनेजमेंट पूरा पढ़ा, वेरी गुड, वी से कि भाई जो रियलिटी है वो ये है कि हम उसको पेजेस में डिवाइड करते हैं, ठीक बात है। बट सच में वो ओरिएंटेशन कैसा होता है ये तो आपको अपने को नहीं पता, नहीं पता है, ये अपने को नहीं पता, ठीक बात है। अब सिमिलरली दूसरी बात मुझे बताओ, जब हम बात करते हैं सेकेंडरी मेमोरी की या डिस्क एलोकेशन पॉलिसी की, यहां पे आपने समझा कि सेकेंडरी मेमोरी किसकी तरह है। सेकेंडरी मेमोरी एक सर्कुलर डिस्क है जो बहुत सारे ट्रैक्स में डिवाइडेड है, और ट्रैक्स जो है वो फर्दर सेक्टर्स में डिवाइडेड है, इजंट इट। यस यस यस, वेरी गुड, ठीक बात है। तो अब आप इस बात को समझिएगा। अच्छा, आर्किटेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, आर्किटेक्चर में हम पेज शब्द का यूज कर रहे थे, सेक्टर का या ब्लॉक का। आर्किटेक्चर में अगेन वेरी गुड, आर्किटेक्चर में मानते हैं कि मेन मेमोरी या सेकेंडरी जो भी आप मान लीजिए, हर चीज ब्लॉक में डिवाइडेड है ना। तो बेस बात ब्लॉक ही है। ब्लॉक एक ऐसा जेनेरिक वर्ड है जिसको हम जगह जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहां पर मैं ब्लॉक की बात कर रहा हूं, बट आप समझ के चलिएगा, डिस्क शेड्यूलिंग में जिसको हम सेक्टर बोल रहे थे, क्या वही ब्लॉक है, इस बात पर गौर करिएगा। डिस्क शेड्यूलिंग में सर जिसको मैं सेक्टर बोल रहा था, जी हाँ, यहाँ पे उसे ही मैं ब्लॉक कह के बुला रहा हूं, कोई नई बात नहीं है। हालांकि यहां पर मैं जैसे सर्कुलर डिस्क में फिजिकल अरेंजमेंट रहता है, बजाय ऐसे ऑब्जर्व करने के, मैं डायरेक्ट यहां पर ऑब्जर्व कर रहा हूं 0 1 2 3 ऐसा करते करते अपन कहां तक जा रहे हैं 31 तक। तो मान लीजिए मेरे पास 32 जीरो से लेके 31 तक गया ना, टोटल कितना हुआ 32। मान लीजिए मेरे पास 32 ब्लॉक्स है, क्या ये ऑब्जर्वेशन कर पा रहे हो, ठीक है। अब कंटीन्यूअस एलोकेशन क्या कहता है, कंटीन्यूअस एलोकेशन नहीं समझ आया तो एक बार एरे को याद कर लीजिए। तो कंटीन्यूअस एलोकेशन का मतलब है आप जब भी स्टोर करना चालू करोगे, क्या कंटीन्यूअस स्पेस होगा। आप ऑलरेडी पढ़ चुके मेन मेमोरी के अंदर कंटीन्यूअस एलोकेशन पॉलिसी, जी हाँ। तो यहां पर देखिए एक डायरेक्टरी भी आपको नजर आ रही है, किस तरह से समझाने की कोशिश कर रहा है। कहते हैं एक फाइल है जिसका नाम है काउंट, और काउंट स्टार्ट हो रही है 0 नंबर से, और काउंट का लेंथ है 2। क्या बात समझ आती है। तब आपको पता है कि इसका मतलब 0, क्योंकि कंटिन्यूअस है और लेंथ 2 है, तो 0 और 1 ये दो ब्लॉक एक फाइल है काउंट जिसके पास है। कोई भी और एग्जांपल देख सकते हैं। ये फाइल देखिए, एक फाइल है जिसका नाम है मेल, जिसका स्टार्टिंग एड्रेस जो है दैट इज 19 और टोटल लेंथ है 6। तो 19 से चालू होगा, 19 एंड देन 20 एंड 21 22 23 24, यहां जहां तक 6 टोटल कवर होंगे वहां तक अपन पहुंच जाएंगे। बताइए ऑब्जर्व कर पा रहे हैं क्या। यस यस यस। तो इस तरह वैल्यू बाय वैल्यू, आइडिया बाय आइडिया अपन ऑब्जर्व कर सकते हैं। एक सवाल मैं आपसे पूछूंगा, क्या मेमोरी इज अ सिंगल चंक, एक सिंगल होल है, या हम इसको डिवाइड कर रहे हैं ब्लॉक्स में। दो तीन ऑब्जर्वेशन है, एक मिनट बात समझ आ जाएगी। सर हम इसको डिवाइड कर रहे हैं ब्लॉक्स में, ठीक है। दूसरी बात, क्या एलोकेशन कैसे भी कर सकते हैं, या कंटीन्यूअस एलोकेशन की बात मैं आपसे कर रहा हूं, नहीं, मैं बात कर रहा हूं कंटीन्यूअस एलोकेशन की। तो फिर मुझे जल्दी से एक बात बताइए, यहां पर इंटरनल फ्रेगमेंटेशन होगा, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन होगा, या दोनों होगा। बताओ भाई, इंटरनल एक्सटर्नल के दोनों।
दोनों होगा सर, बोथ ऑफ देम। वेरी गुड, बहुत सिंपल ऑब्जर्वेशन है। कैसे इस आइडिया को हम क्लैरिटी से बोल सकते हैं सर? 100%, क्योंकि आपने पार्टीशन कर दिया ब्लॉक में तो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन तो होना है। और जहां पर भी आप बात शब्द इस्तेमाल कर लिया कंटीग्यूअस एलोकेशन, जहां भी शब्द यूज किया कंटीग्यूअस एलोकेशन, वहीं पर आप समझ जाइए कि वहां पर एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन भी होगा। और कोई बात नहीं, हर पॉलिसी के कुछ एडवांटेज कुछ डिसएडवांटेज होंगे। पहले मुझे बताओ, कंटीन्यूअस एलोकेशन का मतलब समझ आता है क्या? आपको एक ब्लॉक बता देंगे और उस ब्लॉक से लेके आपको कंटीन्यूअस ही ब्लॉक ऑक्यूपाई करने पड़ेंगे। यस, विदाउट एनी ब्रेक, विदाउट एनी ब्रेक। एडवांटेज क्या होगा? अभी मैंने खैर पॉइंट बाय पॉइंट लिखा हुआ है, बट 2-3 पॉइंट डायरेक्टली ऑब्जर्व किया जा सकता है। जहां पर भी कंटीन्यूअस होगा वहां पर एक्सेस स्लो होगा या फास्ट होगा? मुझे बताओ। एक्सेस हमेशा फास्ट होगा सर। प्रॉब्लम क्या है कंटीन्यूअस एलोकेशन की? मेमोरी बहुत अच्छे से मैनेज नहीं हो पाती है। वेरी गुड, वेरी गुड। तो अगर मैं यहाँ पे पॉइंट मेंशन करूं, एडवांटेज, एक्सेसिंग ए फाइल दैट हैज बीन एलोकेटेड कंटिन्यूअसली इज इजी। फाइल को एक्सेस करना बहुत इजी है। थस बोथ एसेंशियल सीक्वेंशियल एंड डायरेक्ट एक्सेस कैन बी सपोर्टेड बाय कंटीन्यूअस एलोकेशन। कहना ही क्या चाह रहा है? अगर मैं आपको बेस एड्रेस बताऊंगा और बताऊंगा फोर्थ ब्लॉक पे जाना, आप जा सकते हैं क्या एरे की तरह? याद है एरे के अंदर अगर ith इंडेक्स पे जाना है तो बेस एड्रेस ऐड करना है, वेट ऑफ ईच एलिमेंट लगाना है, और ith इंडेक्स पे जाना माइनस लोअर बाउंड, जहां से भी इंडेक्स चालू किया डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। ऐसा नहीं है जैसे 25 में जाने के लिए पहले 0 1 2 3 1 इस तरह से जंप करते करते जाओगे। सही बात है ना? वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, अब जब हम बात करते हैं डिसएडवांटेज की, तो यहां रियलिटी आती है। पहले दोनों डिसएडवांटेज फ्लैग कर लेता हूं, इससे मुश्किल बात तो कुछ हो नहीं सकती। एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन भी होगा। अच्छा, मैंने उसी को ज्यादा सफर फ्रॉम प्रॉब्लम एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन, अच्छा ज्यादा भाव दे दिया। इंटरनल एक्सटर्नल दोनों होगा। वो अलग बात है, वो अलग बात है कि इंटरनल को क्या हम कभी एक बड़ी बीमारी, एक बड़ी प्रॉब्लम मानते हैं? नहीं, नहीं। इंटरनल के साथ बस मेजर आइडिया यही है जो हमने पहले भी डिस्कस किया था कि हम कोशिश कर सकते हैं इंटरनल फ्रेगमेंटेशन को मिनिमाइज करने का, इजंट इट? यस, यू कैन ट्राई टू मिनिमाइज इट, बट ऑब्वियसली आप कभी उसे एलिमिनेट नहीं कर सकते। अगला पॉइंट देखिए क्या लिखता हूं, अनदर प्रॉब्लम विद कंटीन्यूअस एलोकेशन इज फाइल मॉडिफिकेशन। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। क्या ये भी एक इंपॉर्टेंट आइडिया है? अगर रन टाइम पे सोचिए, मैं इधर आ जाता हूं, इधर आ जाता हूं। आप मुझे एक बात बताएं, ये 14 नंबर फाइल नंबर टीआर, फाइल नेम टीआर कहां से चालू हुआ? 14 से चालू हुआ, और ओवरऑल लेंथ कितना है? 3 है। तो 14 15 और 16 फॉलो कर पा रहे हैं? 14 15 और 16। अगर मैं आपसे बोलूंगा, नहीं 17 तक नहीं गया, 3 ही है ना, 3 है, 14 15 16, ठीक है। अगर मैं यहां पर आपसे बोलूं कि मेरे को ना 3 ब्लॉक और चाहिए, मेरे को फर्दर डेटा लिखना है, मॉडिफाई करना है, क्या मैं अलाउ करूंगा? या क्या हमें परमिशन मिलेगी? नहीं। फिर वही प्रॉब्लम एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन वाली। सर स्पेस है, स्पेस है, लेकिन स्पेस कंटिन्यूअस नहीं है। क्या पॉइंट ऑब्जर्व कर पा रहे हैं क्या? स्पेस है लेकिन स्पेस कंटिन्यूअस नहीं है, तो अगेन लॉन्ग रन में ये एक प्रॉब्लम रहने वाली है। तो मॉडिफाई करना लॉन्ग रन में भी एक प्रॉब्लम हो सकता है। अल्टीमेटली मुझे बताएं, क्या ये एक ऐसा पॉलिसी है जो रियलिटी में हम यूज कर सकते हैं? कंटीन्यूअस एलोकेशन बहुत ऑर्थोडॉक्स मेथड है ना? यस, और इसमें कुछ इतनी खास बात नहीं है ना। तो यहाँ मेमोरी को हम अच्छे से हैंडल कर पाए, और जहां तक बात एक्सेस की है, एक्सेस नो डाउट फास्ट है, लेकिन जितना ज्यादा स्पेस ये वेस्ट करेगा हमारा, उस हिसाब से बिल्कुल भी सूटेबल नहीं होगा। क्या ये पॉइंट क्लियर है सभी को? किसी को कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन बताइए सर। ओवरऑल हम लॉस में हैं। जी हाँ, ओवरऑल हम लॉस में, ये बात तय रही। ठीक बात है। कंटीन्यूअस एलोकेशन, अच्छा डेटा स्ट्रक्चर्स याद करो ना, अगला चैप्टर हमें, अगला टॉपिक वही स्टार्ट करना है। कंटीन्यूअस एलोकेशन का बिल्कुल 180 डिग्री अपोजिट कौन होगा बताओ? कंटीन्यूअस एलोकेशन का 180 डिग्री अपोजिट, एरे का 180 डिग्री अपोजिट बता दो। एरे का अपोजिट है लिंक लिस्ट, इजंट इट? बोलता है भाई मैं तो पूरा ही गेम नॉन कंटीन्यूअस पे खेलूंगा, तो बिल्कुल सही बात है। यहां पर भी जो सेकंड एलोकेशन है दैट वी कॉल्ड एज लिंक्ड एलोकेशन। इसको भी सर अपन क्या बोल रहे होते हैं? लिंक्ड एलोकेशन। अब इसकी कहानी समझिए।
और बहुत आसानी से आप ऑब्जर्व कर पाएंगे। इट इज सिंपली लाइक अ लिंक लिस्ट। यस, अब ये देखिए क्या कह रहा है, एक ही फाइल के एग्जांपल समझाने की कोशिश की है। कह रहा है फाइल है जिसका नाम है जीप और स्टार्टिंग एड्रेस जो है वो है 9। ढूंढिए 9 कहां पे है, ये लिखा है सब 9। स्टार्टिंग है, फाइल का नाम है जीप, स्टार्टिंग है 9 और उसमें जो भी डेटा लिखा हो, बट क्या वहां पे एक पॉइंटर है? जी हाँ, 9 पे एक पॉइंटर है। ये देखिए मैं आगे बढ़ता हूं, जो आपको 16 पे पहुंचा रहा है। तो पहला ब्लॉक बताएगा कि अगला ब्लॉक कहाँ है। 16 पे एक पॉइंटर है जो आपको 1 पे पहुंचाएगा, 1 पे एक पॉइंटर है जो आपको 2 पर पहुंचाएगा और 2 पर एक पॉइंटर है जो आपको पहुंचाएगा 25 पर। यहां माइनस लिखने का मतलब बेसिकली क्या है, इट्स अ वैलिड एड्रेस और इनवैलिड एड्रेस, नल वैल्यू है। यहां पर हमारा लिंक लिस्ट टर्मिनेट हो रहा है। सो इट इज अ काइंड ऑफ इनवैलिड एड्रेस। फॉलो कर पा रहे हैं? बहुत अच्छा, तो लिंक लिस्ट की तरह हैंडल कर रहा है। अच्छा, यहां पर दोनों में से कोई भी काम ये कर सकता था, या तो ये बता दे कि लास्ट नोड का एड्रेस क्या है, या तो ये बता दे कि टोटल काउंट क्या है। ये लिखना क्यों जरूरी है मुझे बताओ भाई। लिंक लिस्ट के केस में तो बस पहला एड्रेस बता दो और बात खत्म हो जाएगी। सोचो, लिंक लिस्ट के केस में पहला एड्रेस बताओ और बात खत्म हो जाएगी। ये बताना जरूरी क्यों है? काउंट के लिए। बेसिकली देखिए, लिंक लिस्ट के साथ एक प्रॉब्लम ही है सर, लिंक लिस्ट रिलायबल है या नॉन रिलायबल है? लिंक लिस्ट इज रिलायबल और नॉन रिलायबल? लिंक लिस्ट इज नॉट रिलायबल। ये बात समझ आती है सभी को? लिंक लिस्ट रिलायबल नहीं है सर, है ना? नो 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 नो, करेक्ट। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है, वही जो अपन डेटा स्ट्रक्चर में पढ़ते हैं ना। मान लीजिए मैं एक लिंक लिस्ट बना रहा हूं और रास्ते में एक नोड लिंक ब्रेक हो जाता है, जो आगे का लिंक लिस्ट है, क्या आप उसको एक्सेस कर सकते हैं? बताइए। एक्सेस नहीं कर सकते। अच्छा, मजे की बात क्या है, दुख किस बात का है कि आप लिंक लिस्ट एक्सेस नहीं कर पा रहे, इस बात का दुख है, या हमें ये पता ही नहीं लगेगा कि नुकसान हो गया, इस बात का दुख है? यस यस, ये बात समझ आ रही है क्या? वेरी गुड। तो प्रॉब्लम ये नहीं है सर, हाँ, प्रॉब्लम ये नहीं है कि डेटा चला जाएगा अपने को पता ही लगेगा। तो बीच में, तो किसी बीच की वैल्यू को एक्सेस करना हो तो हाँ, अभी मैं आ रहा हूं उसी बात पे ऊपर। यस, तो अब आपने क्योंकि एंडिंग ब्लॉक का एड्रेस लिखा हुआ है, तो कम से कम इतना तो आपको पता लगेगा कि पूरी लिंक लिस्ट ट्रेवर्स करने के बाद, अगर आप यहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, इसका मतलब सर रास्ते में कोई घोटाला हो गया है, किसी ने आपके लिंक लिस्ट का बचा हुआ हिस्सा गायब कर दिया है। क्या ये बात समझ आती है आपको? बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, तो अब जरा एक ऑब्जर्वेशन देखिए ध्यान से। फॉर चेक एनी पर्पस, मैं आपको बताता हूँ, वही हम यहाँ पे पॉइंट लिख रहे हैं। जहां तक बात लिंक लिस्ट के एक्सेस की है, अगर लिंक लिस्ट के nth नोड पे आपको पहुंचना है, गौर करिएगा सब लोग, हालांकि डेटा स्ट्रक्चर में तो नेक्स्ट लेवल डिटेल में अपन जाएंगे। अगर लिंक लिस्ट के nth नोड पे पहुंचना है और मैं आपको स्टार्टिंग नोड का एड्रेस दे देता हूं, स्टार्टिंग नोड का एड्रेस, तो क्या आप डायरेक्ट जा सकते हैं क्या सर? ओहो, ये बहुत बड़ा फ्रस्ट्रेशन हो जाएगा, क्योंकि आपको क्या करना पड़ेगा, आपको स्टार्टिंग से नेक्स्ट नेक्स्ट टू नेक्स्ट नेक्स्ट टू नेक्स्ट, वन बाय वन इंटरमीडिएट जितने भी नोड हैं ट्रेवर्स करके जाना पड़ेगा, तब आप nth नोड पे जाओगे। क्या बात समझ आती है? अब मैं आपको बताता हूँ, मैं 5th या 6th क्लास में था, मैंने पहली बार लिंक लिस्ट और ये सब टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज वगैरह एनालाइज की थी। 5th क्लास में मैं था। कैसे की थी मैं आपको समझाता हूँ। कि पहले चलते थे वीसीआर आपको पता है, बड़े बड़े ऑडियो कैसेट होते थे, टेप ड्राइव होती थी जिसमें पिक्चर देखा जाती थी। यस, उसके बाद आई सीडी, क्या बोलते थे उसको, सीडी प्लेयर। सुना आपने? सीडी प्लेयर तो आप लोगों ने घर में इस्तेमाल भी किए होंगे जी। तो हमारे पापा सीडी प्लेयर लेके आए और उस सीडी प्लेयर के साथ टी सीरीज का वो सीडी प्लेयर था, और उसके साथ में कुछ सीडी फ्री भी थी, 2-4 मूवीज थी वो फ्री थी। ठीक है, तो अब ये चंकी पांडे की कहानी आपको बताता हूँ। उसमें एक मूवी थी आंखें, जिसमें गोविंद और चंकी पांडे थे, वो फ्री थी। तो जो भी हमारे घर पे मेहमान आता था, उसको बताने के लिए कि हमारे पास सीडी प्लेयर है, हम उसको आंखें दिखाते थे जबरदस्ती, मन हो ना हो।
अब कहानी में ट्विस्ट क्या है सर, मैं एक बार आपको बता देता हूँ। कहानी में ट्विस्ट ये है कि हमारे यहाँ पे इन्वर्टर नहीं था, और अब भारत में तो आप जानते हैं जगह जगह लाइट बार बार जाती है। अब प्रॉब्लम ये थी कि वो नया नया सिस्टम था, आजकल तो अपन यूट्यूब पे सर्च करते हैं, हमको वो रिमोट वगैरह भी सही से चलाना नहीं आता था। अगर बीच में कहीं लाइट गई तो हमको शुरू से देखना पड़ता था। अब ये समझ लो आप, तो मान लीजिए पिक्चर एकदम क्लाइमेक्स पे है और बस गेम होने वाला विलन का कि लाइट चली गई, हे भगवान, फिर दोबारा से चालू करेंगे, फिर वो पूरी कास्टिंग आएगी। तो आप समझ सकते हो पिक्चर मैंने कितनी बार देख ली होगी, और चंकी पांडे से बेहद प्रेम या बेहद नफरत मुझे होगी समय के साथ, वो आंखें पिक्चर देखने के चक्कर में बार बार रिवीजन, बार बार रिवीजन। उस दिन मैंने ठान लिया था कुछ भी हो जाए लिंक लिस्ट का इस्तेमाल करके मेमोरी एक्सेस नहीं करूंगा। नहीं, खैर वो तो मजाक की बात है ना। स्टोरी क्या थी? अब यही तो स्टोरी थी भाई साहब, ये स्टोरी शिक्षाप्रद स्टोरी है। इस स्टोरी से आपको समझ आता है ये लड़का समझा नहीं भाई। बार बार स्टार्टिंग से देखने का मतलब हम उसको कैसे एक्सेस कर रहे थे, लाइक एरे और लाइन का लिंक लिस्ट। अब बताता हूं। उसके बाद हमारे एक रिश्तेदार आए, फिर ऐसा ही हुआ, पिक्चर चलाई गई, बंद हुई, तो हमने कहा अब रुकना पड़ेगा, लाइट आएगी। फिर लाइट स्टार्ट हुई, चलो कंप्लीट करते हैं। फिर हम तो कैजुअल थे, ये तो नॉर्मल है। उसने कहा ये क्या कर रहे हो, लाओ रिमोट दिखाओ। तो फिर उसने बटन ढूंढा गया, तो उसमें ऐसा करके ये कॉलन बीच में आया, फिर उसने उसमें टाइम भरा, और जैसे टाइम भरा पिक्चर वहीं पहुंच गई। हमने कहा तेरी भाई ये क्या है, सोचिए इतना फ्रस्ट्रेशन हम लोग झेल चुके थे। तब हमें पता लगा अबे भैया लिंक लिस्ट नहीं है, ये एरे भी हो सकता है, डायरेक्ट एक्सेस सपोर्ट कर रहा है ये। उस दिन मुझे समझ आया कि पूरा ज्ञान आपके पास होना चाहिए। फिर धीरे धीरे समझ आया फास्ट फॉरवर्ड भी हो सकता है। अच्छा, फास्ट फॉरवर्ड करते थे, ये मैं सब ईमानदारी से बता रहा हूँ आपको, फास्ट फॉरवर्ड करते थे, मल्टीप्लाई 2 आता था। 6 महीने इस्तेमाल करने के बाद पता लगा एक बार और दबा दोगे तो खुद ही मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा। अब डबल स्पीड से देख रहे थे, ये नहीं समझ आ रहा था कि मल्टीप्लाई 4, अच्छा 2 की पावर में चल पाएंगे, तो वो सब मल्टी पावर 32 तक जाता था, लेकिन ये पता ही नहीं था, और मल्टीप्लाई बाय 2 से ही चलते थे। अच्छा, आपका भी 32 तक जाता था, बस ठीक है, फिर आपके हमारे पास सेम था। चलिए सर, लेकिन अब आप मुझे बताइए अगर इस तरह से स्टोर करेंगे, इसने मेमोरी बचाया कि नहीं बचाया? एडवांटेज तो मैं बाद में पढ़ा दूंगा आपको। मेमोरी बचाया कि नहीं बचाया? क्यों नहीं बचाया सर? बिल्कुल बचाया। अगर सिस्टम में एक भी ब्लॉक खाली होगा और आप मांग लोगे तो सिस्टम एलोकेट करेगा कि नहीं करेगा? क्यों नहीं करेगा सर? बिल्कुल। नॉन कंटिन्यूअस है ना, सिस्टम में कहीं भी हो एड्रेस होना चाहिए, बिल्कुल करेगा। फॉलो कर पा रहे हैं बात? यस यस यस। लेकिन सर, लेकिन अब यहाँ पर सोचने समझने वाली बात क्या है, कहाँ यहाँ प्रॉब्लम हो जाएगा? यस, आप ऑलरेडी जानते हैं क्या किसी प्रोसेस के पास 10 लाख पेज होना कोई अजीब बात है? नहीं, ये तो कैजुअल ऑपरेशन है। अब 10 लाख पेज को आप लिंक लिस्ट से हैंडल करेंगे तो भाई पागल हो गए हैं क्या? अगर किसी को लास्ट वाला पार्ट एक्सेस करना होगा, है ना, आधार कार्ड की अगर लिस्ट बनी हुई है और उसमें जहीर खान को अपना नाम ढूंढना है, तो बस हो गया, उसका तो काम बैठा हुआ है। वो तो भाई साहब 4 दिन बाद तो नाम ही सर्च होगा, वैक्सीन कब लगेगी, प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना। तो ये आइडिया भी, इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज हम पहले से जानते हैं। एडवांटेज क्या बोलूं, आप नई फाइल बना सकते हैं, उसके बाद लिंक्ड एलोकेशन है, पॉइंटर होगा, वो सब ब्ला 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 ब्ला, और जब तक चाहे ग्रो कर सकते हैं वो सब। कोई एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन नहीं होगा, फ्री स्पेस है, जब चाहे एलोकेट कर सकते हैं, बट एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन से बच सकते हैं, बिल्कुल बचेंगे। लेकिन अब मैं आपको दोबारा याद दिलाता हूं, क्या एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन से बचने की ये कीमत है? कभी नहीं भाई साहब। अगर टाइम ही आपने बर्बाद कर दिया, सोचिए टाइम बर्बाद कर दिया तो कैसे चलेगा? इस चीज को आप ऐसे इमेजिन करो, इतना स्लो सिस्टम हो सकता है कि आपको किसी को कॉफी डेट पे लेके जाना है। कहाँ लेके जाना है? कॉफी डेट पे। बहुत लोग तो कॉफी तभी पीते हैं, वरना बचपन से तो चाय पी रहे होते हैं। कॉफी डेट पे लेके जा रहा है और आपने सर्च किया इंटरनेट पे, और जब तक रिजल्ट आया पूरी कहानी कंप्लीट करने के बाद, तब तक अगली की शादी हो चुकी थी, 4-5 साल लग गए। ये क्या मतलब हुआ इस बात का? भाई साहब स्पीड की अपनी वैल्यू है ना। तो इसकी बात मैं एल्गोरिथम में आपसे करूंगा
क्या हमें हर बार ऑप्टिमल सॉल्यूशन चाहिए? नहीं सर, ऑप्टिमैलिटी की भी एक कीमत है, उसको इतना ज्यादा टाइम ले लीजिएगा तो फिर कोई मतलब बनता नहीं है। यस, ठीक बात है। तो टाइम, बिल्कुल आपकी बात सही है, मैं दोबारा इस बात से इत्तेफाक रख रहा हूं कि बचेगा सर, टाइम बचेगा, लेकिन बहुत मुश्किल हो जाएगा इसको हैंडल करना। अब मैं यहां पर मैं आपको एक बार याद दिलाता हूं, यार ये प्रॉब्लम तो पेजिंग में भी थी या नहीं थी? याद करो ना, ये प्रॉब्लम तो पेजिंग में भी थी। पेजिंग में हमने क्या किया? कंटिन्यूस एलोकेशन किया था कि नॉन कंटिन्यूस? पहले तो कंटिन्यूस किया था, कंटिन्यूस किया था हमने, लेकिन हम समझ गए भाई साहब कंटिन्यूस से काम नहीं चल सकता, नॉन कंटिन्यूस किया। लेकिन नॉन कंटिन्यूस में क्या हमने ऐसा किया कि पहले पेज से पता लगता था दूसरे पेज का एड्रेस क्या, दूसरे से पता लगता था तीसरे का? लिंक लिस्ट थोड़ी बनाई थी, नहीं सर, हमने एक टेबल बनाया और उस टेबल के अंदर हर नोड का एड्रेस डायरेक्ट सेव किया। याद है आपको कि नहीं है? प्रिंसिपल तो गिनती के है, घुमा घुमा को नहीं इस्तेमाल करना है। अगर मैं टेल भी छोड़ दो एक मिनट के लिए, यार ये कुर्सी बहुत अच्छी, मजा आ रहा है मुझे। चलिए, अब आप मुझे एक बात बताइए, मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं, अगर मैं वहां भी ऐसा करता कि पहले पेज का लिंक देता, फिर दूसरे पेज पे, फिर तीसरे, ऐसे जाता, तो आप एक्सेस कर पाते क्या? नहीं। ले जाओ गाड़ी में डाल के, मतलब एक तो अगलों ने घर दिया, अपना कमरा दिया, कहते कोई बात नहीं आप क्लास ले लो, है ना, उनकी कुर्सी भी ले जाऊं साथ में। आप भी यूपी से हो क्या भाई? डार्क हाउस, आप भी यूपी के हो क्या? चलिए, तो अब यहां पर अपन बात करेंगे किसके बारे में? अपन बात करेंगे लिंक्ड एलोकेशन के बारे में। हम उसी आइडिया की बात करेंगे जो हमने पेजिंग में इस्तेमाल किया, बट हाँ यहां पर वो थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से इस्तेमाल करेगा। कैसे करेंगे, क्या आइडिया होगा, मैं वैल्यू बाय वैल्यू आपसे डिस्कस करता हूं, ठीक है? ओके, देखिए पेज टेबल की तरह सबसे पहले आप इधर देखिए, इसको देखिए, ये जो पूरा सब स्ट्रक्चर है इसको बोलता है आई नोड। क्या बोलता है? इसको बोलता है आई नोड। अब इसको आप इंडेक्स नोड बोल लो, इसको आप इंफॉर्मेशन नोड बोल लो। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि यहां पर जैसे लिंक लिस्ट में हम पढ़ते हैं ना, अगर आपने कभी सुना हो हेडर लिंक लिस्ट, सुना है? हेडर लिंक लिस्ट, where the first node of the link is called header node and header node contains what? header node क्या contain करता है? वेरी गुड। तो हेडर नोड डू नॉट कंटेन डेटा, इट कंटेन्स मेटा डेटा, यानी कि अलग अलग तरह की इंफॉर्मेशन होल्ड करता है, अलग अलग तरह की इंफॉर्मेशन होल्ड करता है। तो अभी यहां पर हम क्या कर रहे हैं, देखिए कुछ ने लिखा कौन सा मोड है, ऑनर कौन है, टाइम स्टैम्प क्या है, ब्लॉक साइज क्या है, ये सब हमारा मतलब का नहीं, ये तो मेटा डेटा है, इजंट इट? तो लेट मी इग्नोर दिस। और किसी भी सिस्टम का आई नोड स्ट्रक्चर क्या है, क्या यहां मैं आपके सामने बैठकर डिसाइड कर सकता हूं? नहीं भाई, जो इंप्लीमेंट कर रहा हूं उसकी अलग अंडरस्टैंडिंग है, वो किस तरह से ऑब्जर्व करना चाहता है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर ऐसे ही है। अब यहां पर जो हमारा मुद्दा था उस पर आ जाते हैं। हम यहां पर बजाय पहले नोड पे पहुंचा और फिर वहां से आप अगले पे पहुंचो, क्यों ना हम यहां पे डायरेक्ट एड्रेस होल्ड कर ले? बताइए ऐसा हो सकता है क्या? क्यों ना हम डायरेक्ट एड्रेस होल्ड कर ले? देखिए लिखा भी है डायरेक्ट ब्लॉक। तो मैं क्या कर रहा हूं सर, मैं यहां से आपको एड्रेस बताऊंगा कि मेरी फाइल का अब ये जो डेटा है इसका मतलब क्या है, ये भी पूरा का पूरा एक ब्लॉक है। ये देखने में छोटा लग रहा है बट ये एक ब्लॉक है। मैं आपको बताऊंगा पहला ब्लॉक वो है, दूसरा ब्लॉक वो है, तीसरा ब्लॉक वो है, और इस तरह से आप जितने चाहो उतने ब्लॉक्स यहाँ पे रख सकते हो। बताओ बात समझ आती है क्या? अभी एक एक करके इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज सब समझाऊंगा। पहले एक बात पे गौर करो सर, ये पॉलिसी कंटिन्यूअस है कि नॉन कंटिन्यूअस है? ये पॉलिसी सर कंटिन्यूअस है कि? पॉलिसी तो नॉन कंटिन्यूअस है, लेकिन फास्ट है कि स्लो है? नॉन कंटिन्यूअस है मैं मानता हूं, लेकिन फास्ट है कि स्लो है? फास्ट है सर। हमने पहले नोड से दूसरे नोड पे नहीं भेजा तो हमने पेनल्टी खाई ना, हमने मेटा डेटा की पेनल्टी खाई। ये सारे एड्रेस मुझे होल्ड करके रखने पड़ रहे हैं, लेकिन मैं हर नोड से डायरेक्ट आपको अलग अलग जगह एक्सेस दे रहा हूं। क्या बात समझ आती है? बिल्कुल बिल्कुल पेजिंग वाला आइडिया ये, बट थोड़ा सा डिफरेंट है। क्यों? अभी आगे समझ आएगा आपको। तो अब मैं आपको इस तरह से पहुंचा सकता हूं। अब जरा कहानी में ट्विस्ट समझिए क्या है। कहानी में ट्विस्ट ये है सर, क्या कोई बहुत बड़ी प्रोसेस हो सकती है? हाँ। क्या हो सकता है उस प्रोसेस को स्टोर करने में बहुत सारे ब्लॉक खर्चा हो? हाँ।
अब प्रॉब्लम ये है क्योंकि ये जो आई नोड है, क्या ये अपने आप में भी एक ब्लॉक है? आई नोड सर क्या अपने आप में भी एक ब्लॉक है? हाँ। तो इसके अंदर मुझे जितने भी वैल्यू हैंडल करने हैं, क्या मुझे वहां पे उन सबका एड्रेस रखना पड़ेगा? यस और नो? एड्रेस तो रखना पड़ेगा, लेकिन हर एड्रेस में एक स्पेस जाएगा। तो मैं समझाना ही चाह रहा हूं, क्या मैं कितने भी एड्रेस रख सकता हूं या मैं लिमिटेड एड्रेस रख सकता हूं? मैं लिमिटेड एड्रेस रख सकता हूं। और यही एक रीजन है, कभी कभी आप ऑब्जर्व करेंगे, जैसा होता है ना, फाइल सिस्टम क्या है, NTFS FAT32 क्या है, कि थ्योरेटिकली तो हम आपको पढ़ाते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या, कि फाइल का साइज कितना बड़ा हो सकता है, मुझे बताओ। थ्योरेटिकली हम क्या पढ़ाते हैं? थ्योरेटिकली हम बोलते हैं वेरी गुड, द साइज ऑफ द फाइल कैन बी इक्वल टू सेकेंडरी मेमोरी। यस कैन बी इक्वल टू सेकेंडरी मेमोरी। बट रियलिटी क्या है कि फाइल सिस्टम्स क्या सच में इतना बड़ा स्पेस आपको अलोकेट करेंगे, या हर फाइल सिस्टम एक अलग तरह की रेस्ट्रिक्शन लगाता है? सर वेरी गुड, तो नहीं करने देंगे, और हर फाइल सिस्टम एक अलग तरह की रेस्ट्रिक्शन वहां पर लगाएगा। माइक पास में रख लीजिए। माइक नहीं है मेरे पास, मैं लैपटॉप का ही माइक यूज कर रहा हूं। बाकी लोग को वॉइस गड़बड़ आ रही है क्या? क्लियर है भाई? देखो एक बार आप अपनी वॉल्यूम बढ़ा लो भाई, एकदम क्लियर है। थोड़ी अलग तो आएगी, थोड़ी अलग ना आए तो वो अपन ने पूरा ब्रॉडकास्ट वाला माइक रखा उसका फायदा क्या है? लेकिन कम नहीं आएगी, सही आएगी, है ना? ठीक है, ओके सर। तो अब देखिए यहां पर गेम में ट्विस्ट क्या है। गेम में ट्विस्ट ये है, क्या मैं एक एड्रेस होल्ड करता हूं जिसको बोलता हूं इनडायरेक्ट एड्रेस, जिसको क्या बोलता हूं, आई एम कमिंग टू दैट प्रसाद। मैं एक एड्रेस होल्ड करता हूं जिसको बोलता हूं इनडायरेक्ट एड्रेस। और इनडायरेक्ट एड्रेस, माफ कीजिएगा, सिंगल इनडायरेक्ट, पहले गौर करिए, सिंगल इनडायरेक्ट जिसको पॉइंट करेगा जिस ब्लॉक को, उस ब्लॉक के अंदर डेटा होगा या सिर्फ एड्रेस होंगे? वाह वाह, अपन एक ऐसा ब्लॉक लगा लेंगे सर, एक ऐसा ब्लॉक बनाएंगे जिसके अंदर सिर्फ एड्रेस होंगे। अब सोचिए, एक सिंगल इनडायरेक्ट एड्रेस आपको कितना डेटा दिलाएगा, बिकॉज दैट विल पॉइंट टू अ नोड व्हिच कंटेन अ नंबर ऑफ एड्रेसेस एंड ईच एड्रेस will provide me access of one entire block। पूरा का पूरा ब्लॉक दिला देगा, है ना? और ये सिंगल इनडायरेक्ट एड्रेस भी आप एक रख सकते हैं, बहुत सारे रख सकते हैं, आपकी इच्छा है सर। ये तो बनाने वाले पर निर्भर करता है वो कितना स्पेस सपोर्ट करना चाहता है। आप एक से ज्यादा भी रख सकते हैं। मजे की बात, और अगला ऑब्जर्वेशन सोचिए, अगर इससे भी आपका काम ना चले, सिंगल इनडायरेक्ट से आपका मन ना भरे, तो क्या करें? गो फॉर डबल इनडायरेक्शन। भाई ये तो नेक्स्ट लेवल बदतमीजी हो जाएगी। डबल इनडायरेक्शन, गौर करिएगा, I'll point to a block which contain addresses, each of the address further point to a block which further contain addresses, and then each address will point to a data block। है मजे की बात? और थ्योरेटिकली यस, पॉइंटर टू पॉइंटर टू पॉइंटर, और थ्योरेटिकली इसका कोई एंड नहीं है। आपका मन ना भरे, इसने भी बनाने की हिम्मत नहीं की। यू कैन ऑल्सो गो फॉर ट्रिपल इनडायरेक्शन। हे भगवान, यू कैन गो फॉर ट्रिपल इनडायरेक्शन। तो कहने का मतलब ये है, ये पॉलिसी अपने आप में इतनी सोफिस्टिकेटेड है और इतनी फ्लेक्सिबल है, क्या जरूरत पड़ने पे कितने भी बड़े फाइल को हैंडल किया जा सकता है क्या? यस, किया जा सकता है। आप टोटल स्पेस तो फिक्स है ना आपके पास, अब आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको सिंगल इनडायरेक्शन कितना चाहिए, डबल इनडायरेक्शन कितना चाहिए, ट्रिपल इनडायरेक्शन कितना चाहिए, एंड बेस्ड ऑन दैट अंडरस्टैंडिंग आप इसको सॉल्व कर पाओगे। मुझे बताओ, ये बात समझ आती है क्या? फॉलो कर पा रहे हैं? कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन है कि इस बात में किसी को? फास्ट भी होगा, 100% फास्ट होगा सर। अब सर एक बात मुझे बताइए सलोनी जी, आपको स्पीड भी दे रहे हैं, आपको स्पेस भी दे रहे हैं, अब थोड़ा दिमाग तो लगाना पड़ेगा, इजंट इट? थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। अब किसी को सोचिए, इंसान पढ़ाई में तो बात है, किसी को एक ऐसी गोलगप्पा जानते हैं आप,
पानी पूरी, गोलगप्पा। खट्टा है, मीठा है, हार्ड है, सॉफ्ट है, क्रिस्पी है, कोई ऐसे एट्रीब्यूट है जो उसमें ना हो? स्टार्टर हो सकता है, एंडिंग हो सकता है। तो अब सोचो, एक बात समझो, एक बार बैठ के सोचो, आप कभी सोचा करो ये सब बातें, किसने बनाया होगा बे? कितने कितने फ्रस्टू और कितने फ्री लोग दुनिया में घूम रहे हैं। कहते अपन एक काम करेंगे, अपन पहले ऐसा एक आटे का बॉल बनाएंगे, फिर उसमें छेद करेंगे, फिर उसमें आलू भरेंगे, उसमें पानी भरेंगे, मसाला, फिर खाएंगे उसको। कौन है ये लोग, कहाँ है ये? आप सोचो, खाने की जब एक टेबल लगती है सर, उसमें इतनी रिसर्च हो रखी है। अपन एक काम करेंगे, पहले गाय का दूध निकाल लेंगे, उसको पकाएंगे, उसका मावा बन जाएगा, फिर कहीं से गन्ना उगाएंगे, उसकी चीनी बनाएंगे, फिर अलग अलग पेड़ से अलग अलग ड्राई फ्रूट्स निकालेंगे, फिर उसकी मिठाई बना के खाएंगे। देखो ना दिमाग लोगों का। भाई साहब ये आसान काम नहीं है। वो तो अपने को सब बना बनाया दिख रहा होता है, इसलिए लग रहा होता है। सोचो ना आप, इनका आदमी भाई इतना दिमाग लगा रहा है, पढ़ाई में थोड़ा लगाओ। किसी भी चीज का इन्होंने तेल निकाल दिया, तो ये इस दाल में ये मसाला पड़ेगा, ये इतनी साइंस भाई। उसके बाद अब ये देखो, ये नेक्स्ट लेवल चल रहा है। अपन ओरियो मैगी लेंगे, अपन मैगी लेंगे, उसमें चॉकलेट डाल देंगे, है ना? मैं एक बार मुंबई गया था, वहां एक दुकान थी डोसे की। कह रहा मेरे पास 108 किस्म का डोसा है। मैं दुकान के बाहर खड़ा ही था, जैसे मैंने चॉकलेट डोसा बनता देखा, मेरा मानवता से विश्वास उठ गया। मैंने कहा नहीं, ये दुनिया वो दुनिया नहीं है जिसमें मेरा जन्म हुआ था। चॉकलेट डोसा, छी। चॉकलेट को चॉकलेट रहने दो, डोसा को डोसा रहने दो। एक और मैंने जो जो मैंने खाया है, आपने भी सुना होगा, चॉकलेट पान। है ना, पान है ना चॉकलेट है। सुना आपने चॉकलेट पान? ये क्या बदतमीजी है। तो लोग बहुत दिमाग लगा रहे हैं। बात शुरू हुई थी कॉम्प्लेक्स से। सलोनी कुछ भी सिंपल नहीं है। सिंपल करोगे तो दुनिया को मजा नहीं आएगा, कुछ कॉम्प्लेक्स करो, मजेदार करो कुछ। लोगों को लगता है यार खा के देखते। अच्छा, चॉकलेट पान आप बनाओगे, उसको कम से कम 501 का बेचना, 501 का या 1000 का। आधे लोग तो यही खाने के लिए आएंगे कि भाई ये चक्कर क्या है। ये फायर पान, यस यस, फायर पान के बारे में मैंने सुना है। ये भी खैर एक अलग बात है। एक समय मुझे पान बहुत अच्छा लगता था, फिर मेरे साथ एक दुर्घटना हुई और मैंने हमेशा हमेशा के लिए पान खाना छोड़ दिया। बताऊंगा आपको इस कहानी के बारे में। फिलहाल मुझे बताइए कि ये जो कॉम्प्लेक्सिटी है, क्या ये जो कॉम्प्लेक्सिटी है, क्या ये कॉम्प्लेक्सिटी हैंडल की जा सकती है? कोई प्रॉब्लम है क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक क्वेश्चन सॉल्व कराता हूं, उसके बाद आपको बताऊंगा मेरे साथ क्या दुर्घटना हुई। बहुत दुख भरा किस्सा, आपकी आंखें भर आएंगी, आप फूट फूट के रोने लगेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि बहुत मुश्किल से आपको आगे की बात समझ आए। तो थोड़ा पेशेंस के बाद अपन वहां जाएंगे। यस, ये क्वेश्चन देखिए सर, लुक एट दिस क्वेश्चन। ये फिगर भी मैंने यहाँ पे छोटी करके बना ली है। इस फिगर का गैल्वन बुक में जो फिगर है उससे कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ इत्तेफाक मात्र है, अगर दोनों चीज आपको एकदम सेम मिले तो। इट इज जस्ट अ कोइंसिडेंस। ध्यान से ऑब्जर्व करिएगा पूरी कहानी, इसको समझिएगा, ये क्या कहना चाह रहा है, इसकी भावनाओं को सुनिएगा।
हाँ भाई, कुछ बात समझ आ रही है क्या ये लिख रहा है और कैसे उसे ऑब्जर्व करना है? नहीं आ रही? मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ने की कोशिश करता हूँ। कहता है अ फाइल सिस्टम विथ 300 गीगाबाइट डिस्क uses a file descriptor with 8 disk block. ओके, सेकेंडरी मेमोरी 300 गीगाबाइट की है, एक फाइल डिस्क्रिप्टर है विद 8 डायरेक्ट डिस्क ब्लॉक एड्रेस। ओके, तो इसने बता दिया इस तरह के कितने एड्रेस है सर? 8 है। ये बात समझ आ रही है? 8 डायरेक्ट डिस्क ब्लॉक एड्रेस, ये बात तो समझोगे ना? रुको जरा, 16%, 40%, 20%, 20% और 24%। लेट मी गो वन बाय वन। मैं आपसे पूछ रहा हूं, ये तो समझ आ रही है 8 डायरेक्ट ब्लॉक एड्रेस है, बाकी मैं बैठा हूं टेंशन काहे ले रहे हो? एक इनडायरेक्ट है, एक डबल इनडायरेक्ट है, बस यहीं रुक गया। क्या क्वेश्चन में बोला गया ट्रिपल इनडायरेक्ट के बारे में? कुछ बोला गया है क्या सर? ट्रिपल इनडायरेक्ट नहीं, ट्रिपल इनडायरेक्ट नहीं है, थैंक गॉड, ट्रिपल इनडायरेक्ट नहीं है। आगे पढ़ता हूं। The size of each disk block is 128 byte and the size of each disk block is 8 byte. कह रहा है हर डिस्क ब्लॉक का साइज 128 बाइट है, यानी कि ये जितने भी ब्लॉक हैं ये सब 128 बाइट के हैं, और जो एड्रेस है, ये जो एड्रेस यहां लिखा है ये 8 बाइट का है। ये समझ आता है अब आपको? मुझे बताओ, वन बाय वन इवेल्युएट करेंगे, टेंशन क्या ले रहे हो? द मैक्सिमम पॉसिबल साइज फाइल साइज इन दिस सिस्टम इज, लेट मी गो वन बाय वन। मुझे बताओ मेरे पास कितने डायरेक्ट ब्लॉक है? इसमें तो कोई डाउट हो ही नहीं सकता। मेरे पास 8 एड्रेस है सर, 8, और हर एड्रेस मुझे एक ब्लॉक दिलाएगा, और एक ब्लॉक 128 बाइट का है। हर ब्लॉक 128 बाइट का है। सो लेट मी गो लाइक दिस। क्या देख रहे हैं कभी बीच बीच में ऊपर? मैं आर्किटेक्ट हूं, मैं जहां जाता हूं देखता हूं कैसा काम हुआ है, क्या किया है, क्या सुधार हो सकता है, ये सब बातें। आई एम आर्किटेक्ट बाय प्रोफेशन। यस, ठीक है सर। तो मुझे बताइए भाई साहब, ये तो मैं इसके बाद ही पढ़ूंगा, ये तो मैं बाद में ही पढ़ूंगा इस क्वेश्चन के। 8 इंटू 128 बाइट, क्या ये बात समझ आ रही है क्या आपको? आगे बढ़ता हूं। अब मेरे पास इनडायरेक्ट जो एड्रेस है वो सिर्फ एक है, लेकिन आप मुझे बताओ ब्लॉक का साइज है 128 बाइट, और उसके अंदर एक एड्रेस है 8 बाइट का। 2 रेज टू पावर 3, 2 रेज टू पावर 7, 2 रेज टू पावर 4, यानी कि एक ब्लॉक में 16 एड्रेस आए होंगे। ये बात समझ आती है? एक ब्लॉक में 16 एड्रेस आए होंगे। तो अब एक एड्रेस से, एक इनडायरेक्ट से मैं जिस ब्लॉक तक पहुंचा उसमें 16 एड्रेस हैं, और हर किसी ने मुझे 128 बाइट दिलाया। एक बार इक्वेशन बनाना आप सीख जाओ, फॉर्मूला बाज में हूं नहीं, मुझे नहीं पता फॉर्मूले क्या है, साधारण ऑब्जर्वेशन है, देखो बात समझ आएगी। एक नहीं 2 बार और बताएं, क्या टेंशन ले रहे हो? मैं बोल रहा हूं इस वाले को देखना, सिंगल इनडायरेक्शन को, इसने मुझे जहां पहुंचाया इसमें 16 एड्रेस हैं, 1616 है सर। ये मुझे कैसे पता लगा? ये मुझे ऐसे पता लगा क्योंकि मुझे पता है कि एक ब्लॉक का टोटल साइज 128 बाइट है, लेकिन हर एक एड्रेस 8-8 बाइट ले रहा है, तो भाई साहब 16 आए होंगे, और हर एक ने 16 कैंपा खोला, हर एक ने मुझे एक ब्लॉक दिलाया। बताओ बात समझ आती है क्या? ये देखो, इससे ज्यादा मैं क्या कर सकता हूं? ये पूरा ब्लॉक है, सारी बात नहीं दिखा रहा, बट डू यू अंडरस्टैंड? मेरे पास एक ब्लॉक है, एक एड्रेस है जो इनडायरेक्ट ब्लॉक को पॉइंट कर रहा है। यस, अब इसने जिसको पॉइंट किया उसके पास डेटा या उसके पास फर्दर एड्रेस है? उसके पास फर्दर एड्रेस है। कितने एड्रेस है? उसके पास 16 एड्रेस है, 1616 एड्रेस है। मुझे कैसे पता लगा? क्योंकि मुझे पता है उसका टोटल साइज 128 है और मेरा एक एड्रेस 8 बाइट का है सर, तो उसके पास 16 एड्रेस, और उसमें से हर कोई मुझे एक ब्लॉक तक पहुंचाएगा सर। तो मैं कितना हो गया? एक एड्रेस मेरे पास, एक ने मुझे दिलाया 16 एड्रेस, और हर 16 एड्रेस ने मुझे दिलाया 128 बाइट का ब्लॉक। थैंक यू सो मच पुष्कर जी। मुझे बताइए बात समझ आ रही है क्या सभी को?
फॉलो कर पा रहे हैं? ठीक है, क्योंकि एक बार ये पैटर्न आप समझ गए तब इस बात को एज जमानत मानते हुए मैं आगे की बात बहुत साधारण तरीके से करूंगा। इनडायरेक्ट देखिएगा, घबराइएगा मत, मेरा हाथ पकड़िए और साथ में चलिए। एक इनडायरेक्ट ब्लॉक एड्रेस, सही बात। अब एक कितने दिलाता है मुझे बताओ, एक कितने दिलाता है? एक दिलाता है 16। लेकिन सर क्योंकि डबल इनडायरेक्शन है, 16 कितने दिलाएंगे? हर 16 में से एक फिर 16 दिलाएगा, तो 16 इंटू 16 कैंपा कोला। मेरे रिश्तेदार कहेंगे ऊपर क्लास ले रहा है कि तबले का रियाज कर रहा है। खैर मुझे बताइए 1 इंटू 16 इंटू 16 और फाइनली हमें मिलेगा 128। बताइए फॉलो कर पा रहे हैं क्या? फाइनली मिलेगा 128। और कोई थर्ड इनडायरेक्शन भी है? अब आप मुझे बताओ, अगर थर्ड हो तो प्रॉब्लम है क्या? भाई 16 इंटू 16 इंटू 16 कर लो। एक बार पैटर्न समझ आ गई, हमें कौन सा गिनना है जाके? नहीं, हमें नहीं गिनना सर। चेयर सोचो गाड़ी में, वही मैं प्लानिंग कर रहा हूं। नहीं 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 नहीं, उससे अच्छा तो मैं किसी होटल में ही चला जाता। चलिए आगे देखिए, अब मुझे बताइएगा जरा 8 इंटू 2 की पावर 8। हमारे पास एक वरदान है, वो वरदान है 2 की पावर का वरदान। हम इनसे नहीं डरते। 2 की पावर 3, 2 की पावर 7, ये हो गया 2 की पावर 10 प्लस 2 की पावर 4, 2 की पावर 7, ये भाई सब हो गए 2 की पावर 11, 2 की पावर 4, 2 की पावर 4, 2 की पावर 8, 2 की पावर 7, 7 प्लस 8 हो गया 2 की पावर 15। 2 की पावर 10 होता है 1 KB, 2 की पावर 11 होता है 2 KB और 2 की पावर 15 होता है 32 KB। 32 प्लस 2 प्लस 1 आंसर हो जाता है 35 KB। आंसर इज ऑप्शन बी। इसका मतलब 300 गीगाबाइट की हार्ड डिस्क जाके गंगा जी में बहा दीजिए, क्योंकि ये फाइल सिस्टम जो आपको मैक्सिमम फाइल सपोर्ट करने देगा वो मात्र 35 KB है। उसमें तो एक प्यार भरा गाना भी नहीं आ पाएगा। फिर एक प्यार भरा गाना भी, वो भी 5 MB का आता है, कैसे करेंगे सर? खैर मुझे बताइए पैटर्न समझ पा रहे हैं क्या? ये जो डिस्क्रिप्शन इसने दिया इसको ऑब्जर्व करके कैसे इक्वेशन लिखना है और कैसे कैपेसिटी निकालना है। सुपर मारियो ब्रदर, अच्छा वो होता है क्या इतना? वो बहुत छोटा होता है। भाई साहब आप ये सोचो कैसे इन्होंने लिख दिया यार इतना बड़ा गेम इतने कम स्पेस के अंदर। आप समझो अभी कंप्यूटर बहुत ऊपर चले गए है ना। अमेरिका जो करता है जबरदस्त करता, कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकता। अब आप समझो 1970s में इतने छोटे छोटे सिस्टम से इन्होंने इंसान को चांद पे पहुंचा दिया था। वो भी कंप्यूटर ही थे ना, बहुत लिमिटेड स्पेस के थे। और आप समझो 2021 में जब इनके पास इतने एडवांस कंप्यूटर, GPS सैटेलाइट्स, ये वो, उसके बाद ये तालिबान से हार के आ गए। हिम्मत चाहिए ना, ये हमेशा अनएक्सपेक्टेड काम करते हैं, गेम का रुख पलट देते हैं। 70 में किसी ने ये नहीं सोचा था कि ये चांद पे चले जाएंगे। उसके 50 साल बाद 21वीं सदी में ये नहीं सोचा था तालिबान से हार के आएंगे। भाई अपन लड़ने मजा तो ले सकते हैं, क्या दिक्कत है? हाँ ठीक बात है। तो ये पैटर्न आप समझ पा रहे हैं? ठीक है, तो अब एक ऑब्जर्वेशन और करिए, और मुझे बताइए कैसे आप करेंगे। लुक एट दिस क्वेश्चन। पूरा आइडिया ध्यान से ऑब्जर्व करिए, इस बात को ध्यान से देखिए। पीछे बेड में कौन है सर आपके राइट शोल्डर के? दिस इज माई राइट हैंड। कौन दिख रहा है आपको? कोई नहीं है। कार्टून वाला कुत्ता है, क्या बोलते हैं इसको? भूत। ऐसा भी तो हो सकता है कल सच का संचित जैन आपके बोलो सॉरी मैं कल ट्रैफिक में फंस गया था, मैं क्लास रीशेड्यूल नहीं कर पाया, मैं क्लास नहीं ले पाया। आप बोलो है
उड़ी बाबा, फिर हमारा क्लास किसने लिया बे? बताइए सर, कैपेसिटी बताइए। गीगाबाइट में पूछा है, राउंडेड ऑफ टू 1 डेसिमल प्लेस। कुछ लोग कह रहे हैं 4। फोर गीगाबाइट आंसर आ रहा है क्या? मैं चाहता हूं हर कोई इक्वेशन बना ले सर। इक्वेशन बना के पैटर्न ऑब्जर्व करने लगे। जी मैं रुका हूं। पैटर्न ऑब्जर्व करो फिर बताएं आंसर क्या होगा। सर ये आपके ससुराल पक्ष के? जी नहीं, गलत हैं आप। ये मेरे घर के रिश्तेदार हैं। आपको क्या लगता है मेरे पास कुछ जीवन में काम नहीं, मैं यही काम करता हूँ बस? मैं एक्चुअली खेलने में व्यस्त था। मैं क्षमा चाहता हूँ। पहले मैं इस क्वेश्चन की तरफ आ जाता हूँ। अच्छा, आपने डाउट किया? आपने तो पूरा उपन्यास लिखा था, उसे भी मैं देखता हूँ। आपने कॉपी किया था कि नहीं? हे भगवान, इस तरह के डाउट को कॉपी करके रख लिया करो भाई। चलिए मैं ढूंढने की कोशिश करूंगा। आज मेरे पास माउस भी नहीं है। ओके, एन इंडेक्स नोड, क्या क्या कहानी इसने लिखी? 12 डायरेक्ट, 1 सिंगल इनडायरेक्ट, 1 डबल इनडायरेक्ट। तो ये बात समझ के डेटा तो आपको समझ आ गया। आगे बढ़िए। अ डिस्क ब्लॉक साइज ऑफ 4 KB एंड अ डिस्क ब्लॉक एड्रेस इज 32 बिट लॉन्ग। पहले ये निकाल लो, एक में कितना आएगा? 4 KB का, 4 KB मतलब कितना होता है भाई? 2 का पावर 4 KB मतलब कितना होता है? 2 का पावर 12। 2 का पावर 12 बाइट का एक ब्लॉक है जिसमें 4 बाइट का यानी कि 2^2 का एड्रेस आता है। 32 बिट मतलब 4 बाइट हो गए ना। 4 बाइट मतलब 2^2 बाइट से बाइट गया, ये आया 2 का पावर 10 यानी कि 1024। ये बात समझ आती है? 2 की पावर 10 यानी कि 1024। ठीक है, तो फिर मैं आगे बढ़ सकता हूं। तो आप ये बात समझ पा रहे हैं कि एक ब्लॉक के अंदर इस तरह से कितना एड्रेस आएगा सर? 1024, 1024 एड्रेस आएगा। 1024 एड्रेस। अब मैं आगे बढ़ता हूं, 1 बाय 1 ऑब्जर्व करता हूं। सबसे पहले हमारे पास 12 डायरेक्ट एड्रेस है, 12, और हर एक एड्रेस मुझे 4 KB दिलाने वाला है। जहां दिक्कत हो वहीं टोक देना। हर एक एड्रेस 4 KB दिलाएगा। उसके बाद मेरे पास 1 सिंगल इनडायरेक्ट है। अब ये सिंगल इनडायरेक्ट मुझे पहुंचाएगा कहां तक? 1024 तक। गलती करूं बताना, ये कि सिंगल इनडायरेक्ट मुझे पहुंचाएगा 1024 तक, और वो हर 1024 मुझे पहुंचाएंगे 4 KB तक। बाय गॉड, मजा आ जाएगा। हर 1024 मुझे पहुंचाएगा 4 KB तक। क्या ये ऑब्जर्वेशन कर पा रहे हैं क्या आप? यस। आगे बढ़ू। मेरे पास सिंगल डबल इनडायरेक्ट है। जिसको कंफ्यूजन हुआ, जिसको नहीं समझा, मुझे बताइएगा। मेरे पास डबल इनडायरेक्ट है, एक मुझे पहुंचाएगा 1024 तक, और हर 1024 मुझे फर्दर 1024 तक पहुंचाएगा, और वो 1024 इंटू 1024 मुझे 4 KB तक पहुंच जाएगा। हे भगवान, आंख बंद करके एक बार कल्पना करो पॉइंटर्स की, उस जाल की, जब आप 4 GB की पिक्चर देख रहे होते हो। मजेदार बात है ये तो। देखो, पॉइंटर पे पॉइंटर पे पॉइंटर, साथ साथ पेजिंग भी चल रही है, सेगमेंटेशन चल रहा है, 3 लेवल इंडेक्सिंग चल रही है। भाई बवाल हो रखा है। अब जरा वैल्यू देख लेते हैं। ये कितना है? 2 की पावर 10, 2 की पावर 10, 2 की पावर 12, 2 की पावर 32, 2 की पावर 32 4 गीगाबाइट, प्लस 2 की पावर 10, 2 की पावर 12, 2 की पावर 22 यानी कि 4 मेगाबाइट, प्लस 2 की पावर, नॉट 2 की पावर, ओनली 12, 12 इंटू 4 दैट इज 48 KB। अब आप मुझे बताओ, 4 GB
+4 MB +4 GB, पहले ही बोल रहा राउंडेड टू 1 डेसिमल प्लेस। इनकी कोई औकात है क्या? छी, क्यों ये सब किया? आंसर है 4 GB। बात खत्म हो गई। अब मुझे बताओ, बात समझ आएगी? ऑब्जर्वेशन कर पाएगी आप? क्लियर है बात? आपको पता है मैं क्या कर रहा हूं? मैं सर स्क्रॉल कर रहा हूं। मिल गया। आज लास्ट क्लास है और ओएस की और फर्स्ट इटरेशन की तो कुछ डाउट है कि सर आपके सारे लेक्चर फर्स्ट इटरेशन में देखे हैं और अब फिर सेकंड इटरेशन वाले देख रहे, तो कुछ स्ट्रेटेजी चेंज करूं क्योंकि अब सिर्फ 4 मंथ रिमेनिंग है सर, एंड कॉलेज की तरफ से बहुत प्रेशर आ रहा है कि रेगुलर कॉलेज आओ बिकॉज सब स्टूडेंट्स की प्लेसमेंट लग गई एंड मेरी नहीं लगी अभी तक। सर प्लीज गाइड। अगर एक आइडिया एक बार आप प्रॉपर ऑब्जर्व कर चुके हैं तो आपको सिर्फ आंख बंद करके क्लास दोबारा नहीं देखनी है। उन सभी लोगों के लिए बोल रहा हूं, आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग पे ज्यादा ध्यान देना है। हालांकि गेट में भी समय है तो आप ये क्लासेस भी देख सकते हैं, लेकिन पहली बात तो क्लास देखने के बाद आपको ये बात इंश्योर करनी पड़ेगी कि आपको पहले से ज्यादा समझ आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा देन देयर समथिंग रॉन्ग। पहले से ज्यादा समझ आना चाहिए, इस बात को आप मान के चलिए। दूसरा, क्वेश्चन ज्यादा सॉल्व करिए, टेस्ट सीरीज का इस्तेमाल करिए। अब सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं करना। क्या है, गेट वाले आपको सरप्राइज करेंगे, यस और नो? गेट वाले आपको सरप्राइज करेंगे, यस। आपको इतने सारे सरप्राइज डेली अपने दिमाग को देने हैं कि आपका दिमाग एक फिक्स पैटर्न के क्वेश्चन की एक्सपेक्टेशन करना बंद कर दे। कितनी अच्छी बात मैंने कही है, गौर करिए इस बात पे, सोचिए। और जब धीरे धीरे डेली वो अलग अलग पैटर्न से सोचेगा तो जो आपके कंसेप्ट हैं वो भी हिलेंगे, पता लगेगा उनका स्ट्रक्चर कितना स्ट्रांग है, और अगर वो हिले हुए होंगे तो वो दोबारा से बनेंगे। प्रॉब्लम सॉल्विंग करना शुरू करिए। रही बात कॉलेज के प्रेशर की, उनके प्लेसमेंट की, उनको गोली देते रहिए। जो आप सबको दे रहे हैं, अपने पेरेंट्स को, जानकारों को, उनको भी गोली दीजिए बस। जब तक पॉसिबल है मैनेज करिए, एडजस्ट करिए, और बाकी लोगों के सामने रोते रहिए। पेट में दर्द, हाथ में दर्द, रिश्तेदार की समस्या, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला। आप लोग बहुत किस्मत वाले हैं भाई, आपको बहुत कम कॉलेज जाना पड़ा, हमसे पूछिए। और खैर आप लोग फिर भी बड़े समझदार हैं। हम जब कॉलेज में थे तो हमें ऐसा लगता था कि रोज कॉलेज जाना अच्छा बच्चा बनने की डेफिनेशन है। समझिए इस बात को, ऐसा बहुत लोग को लगता है ना, रोज कॉलेज जाना अच्छा बच्चा बनने की डेफिनेशन है। अपन इसी गेम में रह गए। कुछ लोग को लगता है क्लास से नोट्स उतारना अच्छा बच्चा बनने की डेफिनेशन है। ये सब नहीं है सर। एक बात हम मुझे पता थी कि असाइनमेंट करना, वो मैंने सर शपथ ली थी बीटेक में। मैंने 4 साल में 40 सब्जेक्ट में एक बार भी एक भी असाइनमेंट, उसका एक भी क्वेश्चन खुद से नहीं किया। ये आज मैं ओपनली आप लोग के सामने हूं। मैंने सिर्फ टेपा है, सिर्फ चीटिंग की है। एक भी क्वेश्चन, वो सिर्फ समय की बर्बादी है। वो तो पता नहीं देते भी क्यों है, बट चलिए धीरे बोलिए। मुझे किसी का डर नहीं क्योंकि मेरी डिग्रियां कभी काम नहीं आई। अब बताइए मेरा कर भी क्या लेंगे? फिर एक बात समझिए, आपको क्या चाहिए? आपको नॉलेज चाहिए सर। फिर मेरी डिग्री वैसे भी कभी काम नहीं आई। कोई वापस लेगा, मैं कोर्ट केस करूंगा, अखबार में नाम छपेगा, पॉपुलैरिटी होगी, यूट्यूब पे सब्सक्रिप्शन बढ़ेंगे कि भैया ये कौन आदमी है, मजा आएगा। आप नहीं समझते, एनी पब्लिसिटी इज गुड पब्लिसिटी। कोई वापस ले तो
कोर्ट में केस तो हो, जेल तो नहीं इसमें, और क्या कर लेंगे। ठीक बात है। अमन कह रहा है एक डाउट है। अमन भाई एक सॉल्यूशन है, एक डाउट है तो एक सॉल्यूशन है, ठीक बात। चलो जरा इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। इस क्वेश्चन को ध्यान से ऑब्जर्व करो। गेट 2017 में 1 मार्क में क्वेश्चन पूछा गया। बहुत बेसिक बेसिक बातें शायद ये कर रहा है सर, बस हमें जी 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 बिल्कुल, आपको फरवरी 2020 तक का समय अपने लिए रखना है बस। सर ये सब बोल रहा है कि उन्होंने असाइनमेंट कभी नहीं किया, वो कौन है जो पहले करता? होता है, हर क्लास में कोई ना कोई होता है। वो लोग आपके और मेरे बीच में छुप के रहते हैं, वो लोग नजर नहीं आते। अमित कह रहा है मैं हूं, बट वो सर होते हैं। और आप सबकी क्लास में कोई ना कोई होगा जो पहले असाइनमेंट करता होगा। इस कैश मेमोरी कंसेप्ट, नो नो नो, नॉट ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर आर्किटेक्चर। इसका आंसर बताइए क्या है? A file allocation system, which of the following allocation scheme can be used if no external fragmentation is allowed? अगर एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन अलाउड नहीं है, उस केस में कौन सी पॉलिसी इस्तेमाल की जा सकती है? यहां पर जब मैं ऑप्शंस देखता हूं सर, तो मुझे समझ आता है 3%, 8%, 9% एंड 81%। ये सारी अलग अलग पॉलिसीज अलाउ की जा सकती हैं। तो ओके, कंटीन्यूअस में भी तुम्हें पता है आपको इंटरनल एक्सटर्नल दोनों है, इन दोनों में नहीं है वो हम जानते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाता है डी। बहुत ही सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था। फॉलो कर पा रहे हैं आप? ठीक है, ओके। एक दो क्वेश्चंस और देखिए। एक ये क्वेश्चन बता सकते हैं आप, गेट 2004 2 मार्क क्वेश्चन। गेट 2004 2 मार्क क्वेश्चन, इसको ध्यान से देखिए, बताइए आंसर क्या होगा। टीचर अपना दोस्त है कॉलेज में, डेडलाइन से पहले रात को कॉपी करके सबमिट करते हैं। ये सारी व्यवस्था मैं बदलूंगा, असाइनमेंट और ऑल। मेरे एचओडी को बोल दिया कि गेट कर रहा हूँ सो डिस्टर्ब नहीं करो, अच्छी रैंक आएगी तो फोटो लगा लेना। वो मान गए। बस ये देखो, वादे करो जो नेता करते हैं, उनको लालच दो। उनको क्या चाहिए? बहुत अच्छा आइडिया, लाइक दिस आइडिया, वेरी स्मार्ट बॉय। उनको पब्लिसिटी चाहिए। उनको बोलो मैं बोलूंगा कि आपने मुझे अच्छा पढ़ाया था, मेरा नाम मत लेना और बताओ। अच्छा तब ले देना, अभी तो बोल दो आपने ही मुझे अच्छा पढ़ाया था, सब कुछ आपकी वजह से हुआ, लाइक दिस। इस तरह की बातें करना। कहेंगे चलो देख लेते हैं। हाँ भाई, ये क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन बना पा रहे हैं क्या?
अच्छा मैं बताता हूँ, भूल गया था मैं। आपका बहुत बहुत आभार, और आप सबकी वजह से मैं राइट ट्रैक पे हूं। क्या पता मैं जीवन में क्या खुराफात कर रहा होता। नहीं, a unique system inode has 10 direct pointer, one single, one double and one triple। ओहो, आई थिंक हमने अभी तक ऐसा कोई क्वेश्चन किया कि जिसमें ट्रिपल भी आया हो। ट्रिपल ट्रिपल पहली बार आया है ना? ठीक है। डिस्क ब्लॉक साइज इज 1 KB, साइज ऑफ वन एड्रेस इज 32 बिट। पहले ये देख लो भाई, 1 KB इज 2⁻10, 1 KB is 2⁻10 एंड 32 बिट इज 4 बाइट। काट डालो इसको, क्या बचा? 2⁸8 यानी कि 256। क्या बात समझ आती है? 2⁸8 यानी कि 256। इसका मतलब एक जगह 256 एड्रेसेस होंगे। यस और नो? डू यू अंडरस्टैंड दिस? यस, एक बार और मल्टीप्लाई कर देंगे बस। देखो यही गेम है सर। 10 डायरेक्ट है, 10 इंटू कितना करूं? कितना है? 1 KB। 10 इंटू 1 KB, 1 आइडिया, प्लस 1 इनडायरेक्ट। 1 इनडायरेक्ट एक दिलाएगा 256, और वो 256 दिलाएंगे 1 KB। वेरी गुड। उसके बाद एक दिलाएगा 256, वो 256 दोबारा दिलाएगा 256, और ये सब दिलाएंगे 1 KB। अगर आप लिखते हुए मुझे बड़ा डर भी लग रहा है, खुशी भी हो रही है। पहला दिलाएगा 256, वो फिर दिलाएगा 256, वो फिर दिलाएगा 256, और फिर मिलेगा 1 KB। एक मुझे और आइडिया आया, ये 256 मुझे और आइडिया आया कि मैं सर जब किसी बड़ी पोस्ट पर मंत्री बनूंगा तो मैं ये 2 की पावर का टेबल लगवाऊंगा सिलेबस में, इनकी ऐसी की तैसी। इतनी दिक्कत होती है बाद में बच्चों को। अरे 2 की पावर का टेबल, 2 की पावर 10 1 KB, 2 की पावर 21 MB लाइक दिस, 2 की पावर 15 32 KB लाइक दिस। सब इटरेशंस इन्हें रटवाऊंगा। भाई कंप्यूटर साइंस सबको चाहिए, बच्चों को KB MB नहीं पता। ये होना चाहिए। इसको मैं डाक टिकट तो जारी करूंगा ही करूंगा, ये सिलेबस में लगवाता हूँ, इनको मैं सही करूंगा। खैर, मैक्सिमम पॉसिबल साइज, इधर से चलो, इधर से ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। 256 इंटू 256 यानी कि 8, 8 और 8 कितना हो जाएगा? और ये हो गया 10, ये हो गया 34। 10 तो ये भी है ना, ये हो गया 34, 34 हो गया 16 गीगाबाइट्स। मेरे ख्याल से इसके सामने इन सब की कोई औकात नहीं है। इसने राउंड ऑफ करके इसे ही आंसर मान लिया होगा, इजंट इट? 34 का सीधा 48 जा रहा है। 8 8 8 और 10, इसने यही मामला सेटल कर दिया, बाकी का देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अभी आपने जो रिसेंट ईयर क्वेश्चन चेक किया था उसी में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। 48 बिट, ये देखिए मैंने तो पढ़ा भी नहीं, 48 बिट का इंटीजर है। तो मैं क्या करूं फिर? तो ऐसा पूछो तो मतलब भाई हम होटल में गए, हमने 500-600 रुपए का बफे लिया, हम खाना खा रहे हैं, बार बार आके पूछ रहा है सर गुलाब जामुन लगवा दो अलग से। 2 बार पूछ लिया। मैंने कहा भाई जब हर चीज बफे है, हम खुद जाके ले रहे हैं, तो तू ऐसा क्यों पूछ रहा है बार बार? क्या गुलाब जामुन बफे में है कि नहीं है? कह रहा नहीं है। तो मैंने कहा जो है हम वो खाएंगे। ये क्या बात हुई? जान जान के बेचने की कोशिश कर रहा है। मैंने कहा बफे में क्या है? क्या गाजर का हलवा। मैंने कहा लेके आ, अब तू ही लेके आ, जा सबके लिए लेके आ। ऐसे तो ये डेटा आपको कंफ्यूज करने के लिए था। आपको कंफ्यूज नहीं होना, मुद्दे पे लगे रहना है। बताइए फॉलो कर पा रहे हैं क्या? यस। मैं आपको बताता हूं, सहारनपुर एक जगह है जहां के क्रिकेट बैट बड़े मशहूर हैं। वहां एक शादी में मैं गया, मैं और मेरे कजन भैया थे। तो मैं शादी में स्वतंत्र रहना महसूस करता हूँ। मैंने कहा आप जाओ। ठीक इतने समय के बाद, उस समय फोन वोन तो थे नहीं, अपन मिलेंगे। तो मैं गया, मैंने एक बार पहले पेल पेल के सब खा लिया, फिर बैठ गया, थोड़ा मैंने पचाया,
फिर जैसे ही मुझे पता लगा अब जाने का समय आ गया, फिर मैंने और खाया, और फिर मैंने सोचा कि लास्ट में मैं पान खाता हूँ। अब पान भी होता है बहुत सारे शादियों में, मुझे पान का शौक था, तो वहां पे जो पनवाड़ी था, वो पनवाड़ी कम जगलर समझते हो, जादूगर ऐसे, वो वाला पनवाड़ी था वो। तो उसको जो है पान खिलाने से ज्यादा मजा डब्बे उछालने में आ रहा था। खैर उसने 5 मिनट लिए, नाच कूद के, मैंने कहा भाई जो करना कर ले, नाच कूदे ऐसे ऐसे ऐसे, डब्बे उछाल उछाल के उसने पान बनाया। मैंने कहा दो, कह रहा मैं खिलाऊंगा। मैंने कहा मामला बहुत गड़बड़ है, खाना ऊपर तक भरा हुआ है, आप मुझे हाथ में दो। कह नहीं मैं खिलाऊंगा। खैर मरता क्या ना करता, मैंने कहा ठीक है। उसने पान क्या खिला भाई साहब, उसका मन किया कि हलक के अंदर पान खिला दो। पान तो मुझे थूकना ही पड़ा वो दिन। सो आज का दिन पता नहीं क्या हो गया मेरे दिमाग में, मुझे पान के नाम से एलर्जी हो गई, मैं पान नहीं खा सकता। पागल था एक नंबर का। पर चलिए क्या कर सकते हैं। बहुत, मुझे पता नहीं मैं उतनी भावनाओं से इस भावना को व्यक्त कर पाया हूं कि नहीं, लेकिन ये बहुत दुर्दांत किस्सा है, बहुत अजीब भावना थी वो। पेट पूरा भरा हुआ है, अंदर क्या कर सकते हैं। मैंने फायर पान तो मैं कभी ना खाऊं। मेरा पूरा गेम किसका है सर, मैं फायर हॉकी खेल लूंगा। मेरा मेरी मेरी जबान की बड़ी कीमत है भाई, इससे बोलता हूं मैं। फायर पान कुड बी वेरी रिस्की टू मी, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। आप मुझे फायर फायर बॉक्सिंग करा लो, मैं कर लूंगा, फायर पान नहीं खाऊंगा मैं। नो 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 नो। चलिए, तो आप मुझे बताएं ये पैटर्न आप लोग फॉलो कर पा रहे हैं क्या? ठीक है, तो अब पहले मैं एक मेन आइडिया पे आपको लेके जाता हूं, और वो जो मेन आइडिया है सर, वो मेन आइडिया है, वो मेन आइडिया फॉर कमांड। उसका एक दो छोटे छोटे आइडियाज और उस पर बात करूंगा, लेकिन पहले इस पे एक बार बात कर लेता हूँ। इसमें सॉरी नॉट दिस वन, फॉर कमांड। फॉर्क और थ्रेड ये दोनों आपस में मौसेरे भाई हैं। इनकी एक छोटी सी कहानी है। इन पे एक फिक्स पैटर्न है, गेट में भी आपको समझा दूंगा इनका पूरा डीएनए क्या है। एक फिक्स पैटर्न है, उसी पैटर्न पे बार बार क्वेश्चन पूछते हैं, और बच्चे भाई साहब नेक्स्ट लेवल कंफ्यूज रहते हैं, सर फॉर्क क्या है और ये थ्रेड क्या है। तो आने वाला जो थोड़ा सा डिस्कशन है, इसको बहुत ध्यान से सुनिए और समझिएगा। बहुत इंटरेस्टिंग आइडिया होगा, और बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पे सीखने को मिलेंगी। यस, ओके ओके, बहुत बहुत कंसंट्रेशन के साथ देखिए। एक समझिए, एक बात होता ये है कि कंप्यूटर में क्या बहुत सारे काम रिपीटेटिव नेचर के होते हैं, सोचिए। यस, जैसे देखिए मैंने एग्जांपल भी लिखा है। अच्छा, जो किसी टॉपिक को मुझे क्रिएटिविटी से आसान करना होता है, तो मैं सारा कंटेंट खुद लिखता हूँ, ये कोई चोरी का माल नहीं है। इन नंबर ऑफ एप्लीकेशंस, स्पेशली इन दोज वेयर वर्क इज ऑफ रिपीटेटिव नेचर, लाइक वेब सर्वर है ना, विद एवरी क्लाइंट, मान लीजिए हमें सेम टाइप का कोड रन करना। मान लीजिए कोई भी आ रहा है, जीमेल पे लॉगिन कर रहा है, लिखता है www.gmail.com, तो पहले एक वेब पेज आएगा जिसके ऊपर आपको अपना आईडी, अपना यूजर नेम, पासवर्ड डालना होगा। फिर आप अगले पेज पे जाएंगे, आप एसबीआई नेट बैंकिंग में जा रहे हैं, वहां एक अलग तरह का लॉगिन है। बट क्या सर्वर को इस तरह के लाखों हजारों काम बार बार करने पड़ रहे हैं? यस। अब इस तरह के काम के लिए अगर आप बार बार सेपरेट प्रोसेस बनाएंगे, तो क्या ये ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए बड़ा फ्रस्ट्रेटिंग होगा? फॉर कमांड की आपके सिस्टम में कोई मतलब इंपॉर्टेंस है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। वो सारे एरियाज जहां पे बार बार रिपीटेटिव नेचर के काम हो रहे हैं, वही कोड फिर से रन करना है, वही कोड फिर से रन करना है। एंड इफ यू वांट टू क्रिएट अ न्यू प्रोसेस फ्रॉम स्क्रैच, दैट विल बी फ्रस्ट्रेटिंग एंड टाइम कंज्यूमिंग। ये बात समझ आती है? नाउ a better solution is, instead of creating a new process every time from the scratch, we must have a shortcut command using which हम इस तरह का काम कर सकें, बजाय हम एकदम सारा काम बेसिक से करें। अगर कोई ऐसा, हमारी क्लास में बहुत सारे बच्चों की बात पसंद आएगी, शॉर्टकट। अगर ऐसा कोई शॉर्टकट हो, वाह,
इस नाम में एक अलग चमत्कार है। अगर कोई शॉर्टकट हो जहां पर पूरा काम फिर से ना करना पड़े और जल्दी से हम ये काम कर पाए, तो क्या ये एक मजेदार आइडिया हो सकता है सर? 100% हो सकता है। तो अब हम क्या करते हैं, आइडिया देखिए फॉर कमांड का आइडिया क्या है। हियर फॉर कमांड इज अ सिस्टम कमांड। अब पहली बात, इस बात को नोट कर लीजिए, फॉर कमांड आपके हाथ में या फॉर कमांड सिस्टम कमांड है, यानी कि एक प्रिविलेज कमांड है, यानी कि सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम अधिकार रखता है इस कमांड को रन करने का। यस, so here for command is a system command using which the entire image of a process can be copied and we create a new process. This idea can help us to complete the creation of the new process with speed. क्या मजेदार बात कही है। कहता है काम करेंगे जैसा आप असाइनमेंट में करते हो। अरे तो वही बात हो गई जिसकी 2 मिनट पहले हम बात कर रहे थे। एक प्रोसेस है जो पहले से बनी हुई है और इसके अंदर सब कुछ लिखा हुआ है। यस, इसका नाम है P1। जैसे ही बोले एक नई प्रोसेस बनाओ, ऐसी की जैसी पूरी की पूरी कॉपी बना दी, पूरी की पूरी डिट्टो छाप दिया वर्ड बाय वर्ड। हमारी क्लास में एक लड़का था, वो जो असाइनमेंट कॉपी करता था ना, देखिए असाइनमेंट कॉपी करने के 2 उसूल है, मैं भी ये उसूल मानता हूं। या तो आप खुद करो और कॉपी कर रहे हो तो पूछना मत, फ्रस्ट्रेटिंग है ये। बहुत लोग होते हैं, भाई ये क्या लिखा है यार, लिख ले अब जो लिखा है, दिमाग मत खा। ये क्या बात हुई? या तो तू अब तू कॉपी भी करेगा, तू पूछेगा भी सवाल। मैं ऐसे लोगों को माफ नहीं करता। वो आपके साथ ऐसा, या तो दिमाग लगा के सॉल्व कर, वरना चुपचाप कॉपी कर, है ना। तो मान लीजिए कॉपी कर रहा है, उसमें कुछ लिखा है, H लिखा है, P लिखा है, S लिखा, समझ आया, पता नहीं क्या इस तरह से कुछ अजीब लिखा है। भाई ने ऐसे ही छाप दिया, बिल्कुल ऐसे कि पता नहीं क्या लिखा है, जो है ऐसे ही छाप दो, लाइक दिस। आइडिया सही है ना। अपन जो दिमाग लगाए, पढ़ने वाले ने कुछ सोच के लिखा होगा, बात खत्म हो गई, जैसे लिखा है ऐसे लिख देते हैं सर। ठीक है, तो यही काम हम यहां कर रहे हैं। अपन दिमाग लगा रहे हैं या एग्जैक्ट मैच कर रहे हैं। एग्जैक्ट मैच करके कॉपी कर देंगे। बट होगा क्या, जब आप एग्जैक्ट मैच करेंगे तो यार हमें कॉपी तो करना था क्या, बट क्या एग्जैक्ट कॉपी करना था क्या? नहीं, एग्जैक्ट कॉपी तो नहीं करना था। भाई नया प्रोसेस क्रिएट हुआ, उसमें कुछ तो डेटा अलग होगा, नहीं होगा? कुछ डेटा अलग होगा सर। तो ये क्या कह रहा है, आफ्टर क्रिएटिंग अ प्रोसेस वी मस्ट हैव मैकेनिज्म टू आइडेंटिफाई वेदर अ न्यूली क्रिएट प्रोसेस विच वन इज अ चाइल्ड प्रोसेस विच वन। पहली बात तो आप ये भेद ही नहीं कर पाएंगे इसमें कौन पेरेंट है कौन चाइल्ड है, हाँ के ना। तब एक मैकेनिज्म तो सर ऐसा हो जिससे आप ये आइडेंटिफाई कर पाए कि इसमें कौन पेरेंट है कौन चाइल्ड है। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, उसके बाद this and then using programmer level code we can change the code of the child to behave as a new process। उसके बाद आपको नई प्रोसेस में कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे ताकि वो एक नया प्रोसेस की तरह काम करने लगे। बताओ, ऑब्जर्व कर पा रहे हो क्या? बहुत सिंपल आइडिया है, कोई अलग बात नहीं है, रिलेटेबल है। वेरी गुड वेरी गुड। तो पहले हमने क्या किया, पहले हमने डिट्टो मैच कर दिया, उसके बाद जो जो डेटा नया करना था, मान लीजिए अब ये नया प्रोसेस ऐसी प्रोसेस आइडिया अलग होगी, वो अलग लिख दिया। जो डेटा अलग करना उसको मैन्युअली जाके कोडिंग एक प्रोग्राम लिखा, उसको जाके चेंज कर दिया। ये बात समझ आ रही है? अच्छा, आमतौर पे ये कुछ स्टैंडर्ड नहीं है, हालांकि इन जनरल इसी में लिख रहा हूं। जब फॉक रिटर्न करता है 0, इसका मतलब होता है चाइल्ड प्रोसेस की बात हो रही है। जब फॉक रिटर्न करता है 1, इसका मतलब पेरेंट प्रोसेस की बात हो रही है, ताकि आप डिफरेंशिएट कर सके प्रोग्रामर लेवल पे कि कौन पेरेंट है कौन चाइल्ड है। हाँ, नेम रोल नंबर चेंज कर दो। बहुत बहुत अच्छी आपने बात बोली, नेम रोल नंबर चेंज कर दो। मेरे पास नॉलेज गेट में ऐसे ऐसे रिज्यूम में आते कि नाम ही किसी और का लिखा है, भाई ने सभी कुछ कॉपी कर दिया है। झूठ नहीं बोल रहा मैं आपसे। मेल आईडी किसी और का भेजा है, किसी और, अच्छा वो अब किसी और के मेल आईडी से मेल करा, नाम किसी और के लिखा है, जिसे नौकरी चाहिए वो तीसरा आदमी है। इन्हें चाहिए रोजगार का अधिकार, राइट टू एम्प्लॉयमेंट। सरकार को ना चाहिए राइट टू किल, ट्रिपल इनडायरेक्शन। खैर, ये बात ऑब्जर्व करिए सर, मुझे बताइए फॉलो कर पा रहे हैं क्या? तो अब आप मुझे बताओ, मैं नहीं बता रहा आपको फोर का क्या सिंटेक्स है क्या सिमेंटिक्स है, सब ऐसी तैसी में गया।
आपको रिक्वायरमेंट समझ आ रही है क्या? आपको रिक्वायरमेंट समझ आ रही है? यस सर। रिक्वायरमेंट क्या बताइए, रिक्वायरमेंट क्या है? जब रिपीटेटिव नेचर का काम हो तो फॉर के कमांडर, सिस्टम कमांडर जो डेटा लिखा उसका कॉपी कर देगा एकदम। जहां 0 रिटर्न करेगा मान लेना चाइल्ड है, जहां 1 रिटर्न करेगा मान लेना पेरेंट है, और जहां चाइल्ड होगा वहां जाके मैन्युअली चेंज कर लो एंड इट विल बिहेव एज अ न्यू प्रोसेस। और मुझे स्क्रैच से काम नहीं करना पड़ा, मेरा काम आसान हो गया, बात खत्म। यही है फॉर कमांड। अब ये बात मैं क्लियर कर दूं, मैं आपको यूनिक्स पढ़ा रहा हूँ, लाइनक्स पढ़ा रहा हूँ, विंडोज पढ़ा रहा हूँ, मैक पढ़ा रहा हूँ, क्या पढ़ा रहा हूँ? मैं नहीं पढ़ा रहा सर कुछ भी, मैं सिर्फ आपको आइडिया पढ़ा रहा हूँ। यस, आप में से जो पाइथन बाज, सी बाज, C++ बाज, कोडिंग बाज हैं, या नेक्स्ट लेवल गेम खेलना चाहते हैं या खेलने का सपना रखते हैं, यस, आप जाइए गेलविन पढ़िए। इसके लो लेवल इंप्लीमेंटेशन से हमारा कोई लेना देना नहीं है। ये बात गेट लिखते हैं बच्चे पता नहीं क्यों नहीं समझते। अब वो घुस गए उसमें, पता नहीं क्या लिखा हुआ है, फिर अलग तरह के मसले हो गए, आके हमें पकड़ लिया कि सर ये क्या है। अब मैं आपको दिखाता हूँ गेट वालों का प्यार क्या है। गेट वालों का प्यार है ये क्वेश्चन, चलिए इसको देख लीजिए। ये क्वेश्चन है सर, गेट 2012 1 मार्क क्वेश्चन है। इसको जरा ध्यान से ऑब्जर्व करिए, मुझे बताइए क्या इसका आंसर होगा। बहुत सारे लोगों को इस क्वेश्चन की ट्रिक पता होगी, जिन्हें नहीं पता होगी ना पता लग जाएगी। 3 बार फॉर्क लिखा, फॉर्क फॉर्क फॉर्क। टोटल नंबर ऑफ चाइल्ड प्रोसेस क्रिएटेड इज, अच्छा थोड़ा क्लियर है, थोड़ा कंफ्यूजन हो गया, कोई बात नहीं। लेकिन इसका मतलब ये क्लास से अच्छी खासी लर्निंग आपकी होगी। 30% लोगों ने बोला है ए, 10% ने बोला है बी, 7% ने बोला है, सॉरी 35% ने बोला है सी, और 24% ने बोला है डी। लेट मी गो वन बाय वन देखिए मैं आपको समझाता हूँ इसका आइडिया क्या है, किस तरह से इसको ऑब्जर्व करते हैं। मान लीजिए यहां पर लिखा हुआ है प्रिंट ए। एक एग्जांपल दे रहा हूं ताकि आप प्रैक्टिकली समझ जाएं। और एफ का मतलब फॉर्क समझिएगा, कई बार मुझे लिखना पड़ेगा इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूं, फॉर्क, उसके बाद लिखा प्रिंट बी, उसके बाद लिखा फॉर्क, उसके बाद लिखा प्रिंट सी, उसके बाद 1 2, चलो एक बार और लेता, फिर लिखा फॉर्क, उसके बाद लिखा प्रिंट डी। इमेजिन लाइक दिस कि भाई एक प्रोसेस है, अब प्रोसेस रन होना शुरू होगा, गौर करिएगा। सबसे पहले क्या प्रिंट होगा, ए, ऊपर लिखता रखता हूं ए प्रिंट हुआ। अब उसका जैसे ही फॉर कमांड रन होगा, बताओ हम क्या करते हैं, फॉर के आगे का जितना भी कोड है उसकी सबकी कॉपी बना देते हैं। तो बताओ क्या कॉपी बनेगी, तो उस कॉपी में आएगा प्रिंट बी, फिर आएगा फॉर्क, फिर आएगा प्रिंट सी, फिर आएगा फॉर्क, और फिर आएगा प्रिंट डी। क्या बात समझ आ रही है क्या, मुझे बताइए। डू यू अंडरस्टैंड दिस आइडिया? यस, उसके आगे का जो भी कोड है कॉपी कर लिया, ठीक है। अब पहले पेरेंट रन होगा कि पहले चाइल्ड होगा, पहले चाइल्ड होगा सर। तो अब प्रिंट करता हूं डीबी, उसके बाद फिर से फॉर्क रन करूंगा। अब फॉर्क रन करूंगा तो फिर वही होगा, उसके आगे का जितना प्रोसेस उसका कॉपी बनेगा, तो बनेगा प्रिंट सी, फिर होगा फॉर्क, फिर आएगा प्रिंट डी। अब बताइए क्या होगा, अब पहले पेरेंट के चाइल्ड, अब चाइल्ड का चाइल्ड, पोता पोती हो गए इनके, तो होगा प्रिंट सी। फिर दोबारा फॉर रन करेंगे और फॉर्क रन करेंगे तो फिर से एक नया डेटा आएगा जो आएगा प्रिंट डी। बताइए जरा ऑब्जर्व कर पा रहे हैं क्या, वैल्यू बाय वैल्यू, आइडिया बाय आइडिया। और अब ये डी प्रिंट होगा। अब यहां से कहानी वापस चलनी शुरू होगी। जिनका थोड़ा बहुत आइडिया ऑफ फंक्शन कॉल का इस बात को समझ सकते हैं, यहां से कहानी चलेगी वापस, फिर इधर आएगा सिंगल लाइन बचा हुआ है, एक और डी प्रिंट होगा, फिर वापस जाएगा, ये प्रिंट सी बचा हुआ, सी प्रिंट होगा, बट फिर फॉर्क रन होगा, एक और दोबारा से प्रोसेस जनरेट होगी जहां पर एक ही लाइन लिखी होगी प्रिंट डी, फिर प्रिंट डी, ये 2 डी प्रिंट हो गए। फिर मैं पीछे जाऊंगा,
यहाँ पर बी फिर से प्रिंट होगा और फिर अगला फॉर्क रन होगा, फिर आगे की कहानी, फिर प्रिंट सी, फॉर्क एंड देन प्रिंट डी। ऑब्जर्व कर पा रहे हैं? फिर पहले चाइल्ड प्रोसेस आगे बढ़ेगी तो सी प्रिंट होगा, फिर फॉर्क चलेगा, फिर ये प्रोसेस आगे बढ़ेगी, फिर डी प्रिंट होगा, फिर यहां से वापस आऊंगा, फिर डी प्रिंट होगा, फिर इधर वापस आऊंगा, फिर सी प्रिंट होगा, फिर फॉर्क चलेगा, फिर एक सिंगल प्रोसेस बनेगा जिसमें होगा डी, फिर डी प्रिंट होगा और फिर पीछे जाऊंगा तो फिर डी प्रिंट होगा। ये इसलिए मैंने प्रिंट कराया बीच बीच में ताकि आपको पता लगता रहे किस सीक्वेंस में काम हो रहा है। अब जरा काउंट करना कितने चाइल्ड प्रोसेस जनरेट हुए। 1 2 3 4 5 6 7। कितने बार फॉर्क लिखा था? 3 बार फॉर्क लिखने पे अगर 7 प्रोसेस जनरेट हो रहे हैं और कोई CSIT का बच्चा आपको ये नहीं बता पा रहा कि दिस इज 2 raised to power n-1, इसका मतलब उसके DNA में कोई कमी है। नो, देयर समथिंग रॉन्ग। ऐसा कैसे हो सकता है कि 3 के लिए 7 आ जाए और CS वाला 2 की पावर n-1 ना लिख दे? या नहीं है सर? हमेशा फॉर्मूला 1 करेगा? नहीं, सिर्फ अष्टमी और चौदस के दिन इसका इस्तेमाल मत करिएगा क्योंकि चंद्रमा की पोजीशन जो ऐसी है उस दिन ये कभी कभी इसमें कुछ डिफ्लेक्शंस आ जाते हैं, मैग्नेटिक फील्ड डिफरेंट होता है और क्योंकि चांद का अपना ग्रेविटेशनल पुल होता है, उस दिन प्रॉब्लम आएगी, बाकी सब दिन चलेगा। उसमें भी आप एक काम करेंगे कि पीपल के पेड़ के सुबह 4 चक्कर लगाइएगा और बकरी का दूध पीजिएगा तो उस दिन भी फिर कर सकते हैं। ये इसका समाधान है। ठीक, ओके। अच्छा, अब इस बात को समझिए, इसने यहां पर सिर्फ चाइल्ड पूछा तो मैं 7 बोल रहा हूं। अगर ये टोटल प्रोसेस होता तो 8 हो जाता, बात खत्म हो गई। ठीक है, चलो अब मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूं। ये क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया आपका 2012। आंसर बताइए क्या है? इसने कुछ लिखा ही नहीं, 3 बार फॉर के लिख दिया भाई ने, बात खत्म हो गई। आंसर हो गया सर सी, विच इज 7। अब मैं पोल चला रहा हूं, देख लेता हूं आप में से कितने बहादुर हैं और लॉजिक आपको पता लग गया है। इससे क्लैरिटी से नहीं पता लग सकता। ये देखिए 2008 2 नंबर क्वेश्चन, 0 से शुरू किया n-1। इस बात पे गौर करिएगा, n-1 तक गया है। क्या कहानी में कोई ट्विस्ट है? आप खुद सोचिएगा, मुझे बताइए कि आंसर क्या है। n-1 तक गया, ये थोड़ा चेंज हो सकता है। ओ सॉरी, यहां पे n तक गया। इसके बारे में बात करूंगा। हम वैकेंसीज निकालते हैं, हमारे पास मार्केटिंग टीम होती है, सेल्स टीम हो सकती है हमारे पास, बट इसके बारे में मैं आपसे YouTube पे बात करूंगा। ओके, अभी भी कुछ लोगों ने गंद फैलाने में कोई कमी नहीं छोड़ी। 0%, अच्छा इसमें आपकी थोड़ी गलती कम है, खैर 79%, 15% मान लेता हूं, इन्हें माफ नहीं कर सकता मैं। 2 की पावर n+1 वालों को माफ नहीं कर सकता। ये क्वेश्चन लिखा था, प्रोसेस एग्जीक्यूट द फॉलोइंग कोड। ऑप्शन सामने, या तो मुझसे सेंटेंस छूट गया या तो गेट में ऐसे ही पूछा हो। अब आपको भावनाएं समझनी थी और ये मानना था कि डिफॉल्ट केस में टोटल प्रोसेस पूछा होगा कि चाइल्ड पूछा होगा। डिफॉल्ट में चाइल्ड पूछता है सर, तो आंसर है 2 की पावर n-1। लेकिन अगर आपने ये भी लिखा है तो मैं आपको एक लाइफलाइन दूंगा, बट जिन्होंने ये लिखा है इनकी लाइफलाइन वापस लूंगा। अब भैया n तक थोड़ी गया, 0 से n तक गया तो यानी कि n टोटल n ही हुए ना। Isn't it? सिंपल क्वेश्चन था। अच्छा, जब इनका मन होगा तो डायरेक्ट देंगे, जब मन नहीं होगा तो उसमें थोड़ा सा ट्विस्ट हो सकता है। Isn't it? ये देखिए 2004 1 मार्क क्वेश्चन, इसको ऑब्जर्व करिए, मुझे बताइए आंसर क्या होगा। इसमें हालांकि इसने क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज किया है, तो चेंज को ध्यान में रखते हुए बताइएगा
क्योंकि n का रेंज देखिएगा कहां तक गया है। बहुत बढ़िया, सेम क्वेश्चन है, बार बार पूछ रहा हूं, लूप लगाया। अच्छा, मैंने ध्यान नहीं दिया, पता नहीं आपने ध्यान नहीं दिया कि नहीं दिया। खैर, ये मैंने भी मिसप्रिंट किया होगा। इस भाई ने यहां भी फॉर की लिख दिया, आपने ध्यान दिया इस बात पे? हे भगवान, इसने, किसी ने नहीं दिया, ये भी फॉर लिख दिया। फॉर फॉर लिखना था, बट चलिए कोई बात नहीं। तो इसका भी आंसर सेम ही होगा सर, 2 की पावर n माइनस वन। इसमें कहां से 3 की पावर n माइनस वन पे? कौन है ये लोग? ये कौन है? n इंटू एन प्लस वन बाई टू है। डी वाले नेक्स्ट लेवल खेल रहे हैं। डी वालों ने आज सुबह की क्लास लगाई है मेरी रिलेशंस की, और इन्हें कुछ कुछ अभी अभी डोपामिन स्ट्राइक्स आ रहे हैं असिमेट्रिक रिलेशंस के, इजंट इट, एंटी सिमेट्री असिमेट्रिक रिलेशंस के। तो उससे कुछ कुछ मिक्स हो गया। सबसे रिसेंट करा दूं, ये कर दो आप, फिल इन द ब्लैंक है, मैं मान लूंगा कि ये पैटर्न आपको समझ आ गया। गेट 2019 1 मार्क क्वेश्चन। बहुत ध्यान से देखना, इसने बस थोड़ा सा ट्विस्ट कर दी बात। मेरे मेरे कॉन्टेक्ट भी दूर दूर तक है, मुझसे आप पंगे मत लिया करो, मैं बहुत सारे पत्रकारों को भी जानता हूं। 31 है कैसे? 0 से लेके 9 तक गया तो टोटल चला 10 बार, लेकिन कंडीशन जो है वो तो इवन नंबर वाली हुई, इजंट इट? आई को डिवाइड करेगा 2 से, रिमाइंडर होना चाहिए 0, तो इवन नंबर तो 0 पे चलेगा, 2 पे चलेगा, 4 पे चलेगा, 6 पे चलेगा, 8 पे चलेगा। तो 5 बार चलेगा, 2 की पावर 5 माइनस 1, 32 माइनस 1, आंसर आ गया 31। अर्घम निर्पामति स्वाहा। ये भी बहुत साधारण क्वेश्चन है। तो आप मुझे बताओ फॉर क्या है, इस बात के अलग अलग मायने हो सकते हैं, बट एग्जाम में आया तो आप हल करेंगे क्या, ये समझ आता है आपको? करेंगे, आप करेंगे, यही है फॉर कमांड। ठीक, मेरा एक स्टूडेंट था, नेट का स्टूडेंट था, नेट का, वो जो है बाद में बन गया पत्रकार, वो गांव का पत्रकार बन गया, रोज यूट्यूब पे वीडियो डालता है, मुझे भेजता है। ये देखिए कितना जबरदस्त आज की हेडिंग है, इसने लिखा, पता नहीं आप पढ़ पा रहे कि नहीं। सौंद गांव में रक्षाबंधन शाम में क्यों मनाते हैं? पाना मिट्टी श्यामा मिट्टी के पीछे का क्या राज है? ये है जनरलिस्ट। और इसके इसके प्रोग्राम का नाम है, इसके प्रोग्राम का नाम है तिरछी बात। ओहो, चलिए अब मैं आपसे बात करता हूं, अब मैं आपसे बात करूंगा। अभी वो मैंने जान के रोका हुआ है। अभी मैं आपसे बात करूंगा पहले किसके बारे में? थ्रेड के बारे में, थ्रेड के बारे में। थ्रेड की क्या कहानी है? ज्यादातर केस में जब कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह आपका इंटरव्यू होगा, और अगर वहां पे ऊप जावा इस तरह की बातें आई, तो कभी ना कभी एक ना एक बार ये शब्द जरूर सामने आएगा, जिसका नाम होगा थ्रेड। यस और नो? और न जाने कितनी बार आपने लिखा होगा। देखिए एक बात मैं आपको बताता हूं, यस, अच्छा, यूनिवर्सिटी एग्जाम में आपके कितने नंबर आते हैं, क्या इसका आपकी नॉलेज से कुछ बहुत ज्यादा लेना देना है? ईमानदारी की बात है, नहीं। पॉइंट है कि आप
मतलब कितनी अच्छी तरह, कितने एफिशिएंट आप हो गए हैं, कैसे आप चीजों को लिख पा रहे हैं, कैसे रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं, चार कलर के पेन, खुशबू की रबड़, अगर इन सब का इस्तेमाल करना आपको आ गया तो बस गेम नेक्स्ट लेवल पहुंच गया। और ऑनलाइन का तो फिर अलग ही चक्कर है भाई, ऑनलाइन का तो अलग ही चक्कर है। खैर, तो ये मुझे थ्रेड इसलिए याद है कि मैंने 5 लाइनें रटी थी, पता नहीं जावा का ओप्स का कहा था, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, लाइट वेट प्रोसेस और एक और। फिर जो मैंने लिखा है भाई साहब, कुछ भी क्वेश्चन आए, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, लाइट वेट, थ्रेडिंग, ब्ला 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 ब्ला, एब्स्ट्रैक्शन, यस 84 नंबर आए थे 84 100 में से। मुझे कुछ नहीं पता था, पर चलिए अब मैं आपको समझाता हूं थ्रेड का मतलब क्या है। ये पहले बात क्यों बता रहा हूं, बिकॉज ये बात फिर आप बोलेंगे व्हाट इज अ थ्रेड, थ्रेड इज अ लाइट वेट प्रोसेस, यस और नो, ये सुना आपने कहीं ना कहीं। बस अब वो थ्रेड लाइट वेट कैसे बनी, उस थ्रेड ने कहां पे डाइटिंग किया, कहां पे अपना वजन कम किया, कैसे वजन कम किया, प्रोसेस हैवी वेट क्यों होता है और थ्रेड लाइट वेट क्यों होती है, पता किसी को नहीं है, बट थ्रेड लाइट वेट है ना। तो मैं बहुत बहुत मुद्दे की बात, जिस तरह से हमने फॉर्क पे बात की, बहुत एजेंडा बेस्ड बात करूंगा, उससे आपको बहुत अच्छी क्लैरिटी मिलेगी। इस बात को समझिए। देखिए, अब अगर मैं फॉर्क की आलोचना करूं तो फॉर्क कमांड पढ़ाते हुए एक बात मैंने बोली, फॉर्क इज अ सिस्टम कमांड, यस और नो, यस। पहले इसका बैकग्राउंड समझिए, मजा आ जाएगा आपको। फॉर्क इज अ सिस्टम कमांड। जब मैं बोलता हूं सिस्टम कमांड, तो चाहते या ना चाहते हुए क्या ऑपरेटिंग सिस्टम का इन्वॉल्वमेंट होता है, यस। जब ऑपरेटिंग सिस्टम का इन्वॉल्वमेंट होगा सर, तो ऑपरेटिंग सिस्टम को पहले तो स्लो हो जाएगा, क्योंकि आप बोलोगे नहीं ओएस काम करेगा, ओएस जाएगा अपनी मौन मारेगा, फॉर्क रन करेगा, और ओएस बोलेगा मैंने नई प्रोसेस क्रिएट करी, हाँ के ना। नई प्रोसेस क्रिएट करी मतलब उसने नया पीसी भी बनाया, उसको अपने सिस्टम का एक लीगल सिटीजन माना, और फिर उसके अपने अधिकार। जब आपने उसको प्रोसेस मान लिया तो फिर वो बोलेगा मुझे रजिस्टर दो, मुझे सीपीयू टाइम दो, मुझे मेमोरी स्पेस दो, मुझे सिस्टम बसेस दो, मांगेगा ना। कहने का मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम पे लोड बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम पे लोड बढ़ जाएगा सर। और एक लेवल के बाद जब आप बार बार फॉर्क करते रहेंगे, आपके लिए इंप्लीमेंटेशन कुछ हद तक आसान हो गई है, बट क्या ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए सेम प्रॉब्लम है? उसके लिए बहुत प्रॉब्लम है सर। कैसे करेंगे? अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, दो एग्जांपल ये मेरे मन के बड़े करीब है। भारत में बहुत जगह, अभी खैर थोड़े दिन पहले मेरे ख्याल से कोविड में तो बहुत अच्छे से नहीं हो पाया, कुंभ का मेला लगता है। कुंभ का मेला नाम सुना है आपने? इलाहाबाद में लगता है, हरिद्वार में लगता है, और कहाँ लगता है? नासिक में लगता है शायद, और बनारस में लगता है, उज्जैन में लगता है। ओके, ठीक बात है। नहीं, मैं कभी गया नहीं हूँ, मैं कभी गया नहीं हूँ। हालांकि इस बार मेरे पास न्योता था लास्ट टाइम जब इलाहाबाद में लगा था, बट खैर मैं सिर्फ आपको एक पॉइंट बताता हूँ। मानव द्वारा किया हुआ ये दुनिया का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होता है, जिसमें लगभग 2 करोड़ लोग आते हैं। मतलब न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया जैसी जनसंख्या तो एक इधर रह रही होती है, ऐसा कैसे निकल जाती है, समझ रहे हो? नेक्स्ट लेवल गेम है। 2 करोड़ लोग। पूरे यूपी स्टेट का एक डीजीपी होता है, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, उसके अंडर में आईजी होते हैं, डीआईजी होते हैं, एसएसपी होते हैं, एसपी होता है। एक डीजीपी सिर्फ कुंभ मेले का होता है। समझिए, पूरे स्टेट की पुलिस एक तरफ, उस मेले को संभालना एक तरफ, इतना बड़ा मसला है, कैसे चलाइएगा? खैर, अब मैं आपको एक बात पूछना चाहता हूं, मेला जो है ये हमेशा लगा रहेगा या एक 2 3 4 महीने का टेम्परेरी ऑर्गेनाइजेशन है? टेम्परेरी ऑर्गेनाइजेशन है सर। सरकार बताए इस प्रॉब्लम को कैसे हैंडल करे, क्योंकि उस समय विशेष के लिए क्या बहुत सारी फोर्सेस चाहिएंगी। जी हाँ, अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग, मेडिकल वाले चाहिए, हेल्थ केयर वाले चाहिए, फायर ब्रिगेड चाहिए, पुलिस चाहिए, यू नो, बहुत सारे, खाना बनाने वाला चाहिए, सैनिटेशन वाले चाहिए, यस, बहुत सारे लोग चाहिए।
अब अगर टैक्स लगाओ तो इस तरह के इसमें क्या टैक्स भी नहीं लगा सकते बहुत ज्यादा, मैं सिर्फ समझाना चाह रहा हूं। अगर कोई भी गवर्नमेंट बहुत सारी वैकेंसीज निकाल के लोगों को नौकरियां दे दे, लेकिन 2 महीने के बाद मिला तो खत्म हो जाएगा, फिर क्या होगा? ओहो, उसके बाद इनको सैलरी तो देनी पड़ेगी सर, और सरकारी नौकरी मिलने का तो मतलब समझ जाइए, सैलरी देनी पड़ेगी, मेडिकल फैसिलिटी, हाउसिंग फैसिलिटी, बच्चों की पढ़ाई, रिटायरमेंट, पेंशन, बस हो गया सरकार का तो काम। फिजिबल है? नहीं, इतना पैसा है नहीं, कैसे हैंडल करेंगे सर? यस, वॉलंटियर्स, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। आपने एनसीसी का नाम सुना है? यस। आपने एनएसएस का नाम सुना है? यस। आपने होमगार्ड बटालियन का नाम सुना है? होमगार्ड? यस। उसके अलावा जैसा आप बोल रहे हैं बहुत सारी अलग अलग स्वयंसेवी संस्थाएं भी हो सकती हैं, ये तो मैं बता रहा हूं जो सरकार के अंडर में आती है डायरेक्ट। यस। तो अब मुझे बताइए इनको रखने का एडवांटेज क्या है? इनको जिस दिन रखेंगे इनको सर्टिफिकेट देंगे, इनको काम देंगे, होमगार्ड को जिस दिन बुलाएंगे उनको पैसे देंगे, बट क्या वो हमारे परमानेंट एम्प्लॉई हैं? नहीं, है ना? उनको आप ट्रेन कर रहे हैं लेकिन सरकार पे लॉन्ग टर्म बर्डन नहीं है। एक और छोटा सा एग्जांपल सोचिए, आपने एलआईसी का नाम सुना? एलआईसी, एलआईसी एक आइडिया लेके आया था सर। अच्छा, मैं एक बात और पूछता हूँ, ये क्वेश्चन हमेशा पूछते हुए, आपके घर में या आपके रिश्तेदारी में आप में से ऐसा कोई है जिसकी एलआईसी में एक भी पॉलिसी ना हो? एक भी पॉलिसी ना हो? अब आप समझ सकते हैं एलआईसी किस लेवल की मार्केटिंग करता होगा। घर घर में घुस के पॉलिसी बेच दी इन्होंने। नहीं, घर घर में घुस के 5-5, 6-6 भी हो जाती हैं सर। कहीं आपने देखा है शाहरुख खान, सलमान खान, अमिताभ बच्चन का एलआईसी गाइड करते हुए? नहीं, मुझे तो याद भी नहीं एलआईसी गाइड मैंने कब देखा है। फिर क्या किया एलआईसी ने जो हर आदमी एलआईसी ले रहा है? क्या क्या किया है बताइए? लोगों को लगता है इंडिया में कि शायद स्टेट बैंक के पास ज्यादा पैसा है, मुझे भी याद नहीं एग्जैक्टली कितना, बट एलआईसी शायद 5-6 स्टेट बैंक खरीद सकता है, इतना पैसा एलआईसी के पास। 5-6 स्टेट बैंक खरीद लेगा, इतना पैसा है। नहीं सर, सिक्योरिटी नहीं देता, एलआईसी बनाता है एजेंट। मैं बताता हूं, पैसे स्कीम कुछ खास अच्छी नहीं है इनकी, ये बनाते हैं एजेंट। और इन्होंने ये नौकरी देते हैं, एजेंट बनाते हैं। दे आर नॉट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, दे आर एजेंट्स। और इन्होंने सब जगह एजेंट बना दिए। अब हिंदुस्तान में बेरोजगार बहुत है ना? कुछ लोग छोटे लेवल पे काम करना चाहते हैं, बहुत सारी आंटीज अंकल्स, कोई रिटायर है, कोई कुछ है, हर आदमी बन गया एलआईसी का एजेंट। और फिर वो क्या करता है? वो कहता है ये मामा को पकड़ता हूँ, इसको बेचूंगा 4, मामा इधर आओ। कह रहा भैया नहीं चाहिए। अरे टारगेट पूरा करना, 12 पॉलिसी नहीं बेचेंगे, हमारा लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा। अब भारत जग मारता क्या ना करता, मामा लेगा 4 पॉलिसी, फिर पड़ोसी को बेचेंगे, इसको बेचेंगे, उसको बेचेंगे, फिर वहां एक और एलआईसी एजेंट बनेगा, वो भी ऐसा ही करेगा। ऐसा हुआ है आप लोगों के साथ? आपके किसी रिश्तेदार ने या खुद आपने भी अपने रिश्तेदारों को जबरदस्ती पॉलिसी बेची होंगी? बस अब आप समझ जाइए, मैं इसमें कुछ बुरा नहीं मान रहा, मैं सिर्फ बता रहा हूं गेम क्या है। एलआईसी का एडवांटेज देखिए, एलआईसी को सैलरी देनी पड़ी, एलआईसी तो कमीशन दे रहा है, ना सैलरी देनी पड़ी, ना भत्ते देने पड़े, ना पेंशन देनी पड़ी, एलआईसी का काम हो गया। तो ये जो एलआईसी के एजेंट हैं, ये थ्रेडिंग के प्रोसेस है। अब इतनी सारी भूमिका बनाने के बाद मैं एजेंडा पे आता हूं, ये सब थ्रेड है। अब समझ रहा है लाइट वेट का मतलब क्या होता है? ये सच में लाइट वेट एम्प्लॉय है। एनएसएस वाले भी, होमगार्ड की बटालियन भी, सब लाइट वेट है। इनका छोटा सा वेट है, हैंडल करो, बार बार में बाहर का रास्ता दिखाओ। यस यस यस। अब यहां समझिए गेम क्या है सर। ये देखिए, एक प्रोसेस रन कर रही है, एक प्रोसेस रन हो रही है, इनके पास कोड है, तालिबान की भी बात नहीं करेंगे, थोड़ी देर बात करेंगे। इनके पास कोड है, डेटा है, फाइल है, रजिस्टर स्टैक है, सब कुछ है। लेकिन जैसे मैं मल्टी प्रोसेस पे जाता हूं, नहीं, मैं मल्टी प्रोसेस पे जाने के बजाय मैं बोलता हूं मैं मल्टीपल थ्रेड्स पे जा रहा हूं। कहने का मतलब क्या है? हमने ये बात ऑपरेटिंग सिस्टम को नहीं बताई, बिना उसको बताए अपने लेवल पे चीजें हैंडल कर रहे हैं। अगर आप ओएस से पूछोगे कि कितनी प्रोसेस है, तो ओएस क्या बोलेगा? ओएस बोलेगा एक प्रोसेस है। अगर एक प्रोसेस है सर, तो एक पीसीबी है, एक रिसोर्स रिक्वायरमेंट है, ओएस को कोई टेंशन नहीं है,
सीपीयू शेड्यूलिंग में एक प्रोसेस आएगी, इजंट इट? लेकिन इसने यहां देखो, कोड सबका सेम, ग्लोबल डेटा सबका सेम, फाइल सबकी सेम, बट इंटरनली क्या सबके अलग अलग एक्टिवेशन रिकॉर्ड रजिस्टर मेंटेन किए हुए हैं? हाँ, ये इंटरनल खेल रहा है। ऐसा मान लीजिए एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय अगर खुद 4 प्राइवेट आदमी रख ले अपना काम करने के लिए बिना सरकार को बताए, कहते तुम्हें तो काम चाहिए ना, तुम चुप रहो, मैं प्राइवेटली अपने 4 एम्प्लॉय रख रहा हूं और वो मेरा काम कर दिया करेंगे। सोचिए, अब ये जो थ्रेड है, क्या हर थ्रेड के पास पीसीबी है? मुझे बताइए। नहीं। क्या हर थ्रेड अपनी इंडिपेंडेंटली रिसोर्स रिक्वायरमेंट कर सकता है? नहीं। तो क्या ये लाइट वेट है? हाँ, ये लाइट वेट है, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम का बर्डन नहीं बढ़ा रहे। सोचिए सोचिए, अभी तो मैं 1000 बातें आपको समझाऊंगा। अगर मैं थ्रेड 1 से थ्रेड 2 पे स्विच करना चाहता हूं, तो क्या ये ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से कॉन्टेक्स्ट स्विच होगा? नहीं। ओएस कहेगा भाई सेम प्रोसेस रन चल रही है, मुझे क्या पता अंदर क्या गेम हो रहा है। तो समझिए थ्रेड का आइडिया क्या है, फॉर्क ने क्या प्रॉब्लम किया, थ्रेड ने क्या सॉल्यूशन किया। थ्रेड भी वही काम करता है, मल्टीपल काम कर रहा है, लगभग सिमिलर नेचर के, लेकिन क्या थ्रेड ने ऑपरेटिंग सिस्टम को इंडिपेंडेंट कर दिया? जी हाँ, उसका बर्डन कम कर दिया इसने। यस, सब अपना अपना लोकल डेटा हैंडल कर रहे हैं, बट उसका बर्डन बहुत बुरी तरीके से इसने लिमिट कर दिया। अब ओएस को नई प्रोसेस क्रिएट करना नहीं है और आप जितना काम करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। नाउ डू यू अंडरस्टैंड व्हाई अ थ्रेड इज नोन एज अ लाइट वेट प्रोसेस? यस यस। अब ऐसा करने के कुछ एडवांटेज होंगे, कुछ डिसएडवांटेज होंगे। बताओ क्या जानना चाहते हो? ये थ्रेडिंग करने के कुछ एडवांटेज होंगे, कुछ डिसएडवांटेज होंगे। किस तरह के लोग हैं, कह रहे हमें पहले डिसएडवांटेज जानना है। चलो मैं एक एक करके बताऊं। एडवांटेज तो खैर आपको पता ही है, आपने डिसएडवांटेज का, चलो डिसएडवांटेज करता हूं। मान लो थ्रेड नंबर T3 कहीं इलीगल काम करता हुआ पकड़ा गया। गेम समझिए, आप खुद आंसर बता दोगे, मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कहीं इलीगल 420 की धारा में पकड़ा गया, ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेस को ब्लॉक करेगा या थ्रेड को? सोचो, ऑपरेटिंग सिस्टम को तो ब्लॉक कर देगा जाके, उसको क्या पता थ्रेड क्या है। क्या इस T3 के चक्कर में दोनों भाई पकड़े जाएंगे? हाँ। T1 और T3 ये दोनों मेहनती थ्रेड्स हैं, दे आर हार्ड वर्किंग थ्रेड्स। ये मान लीजिए सिर्फ T1 हार्ड वर्किंग है, T2 और T3 ऐसे लूजर की तरह घूमते हैं। T1 को ज्यादा रिसोर्स चाहिए। क्या T1 डायरेक्ट ओएस से जाकर रिसोर्स मांग सकता है कि भाई साहब ये लूजर है, मुझे तो डेटा दो यार, मुझे रजिस्टर चाहिए? ना, ओएस जो रिसोर्स देगा वो मजबूरन इन सारे भाइयों में बढ़ जाएगी। हाँ के ना? तो क्या हो सकता है इंडिविजुअली कुछ थ्रेड्स रिसोर्स के लिए स्टार्व करें कि यार हमें रिसोर्स नहीं मिल पा रही है ये इस चक्कर में। फॉलो कर पा रहे इस बात को? अगला पॉइंट ऑब्जर्व करिए, वैल्यू के साथ देखिए। अगला पॉइंट ऑब्जर्व करिए कि ऐसा हो सकता है हमारे पास मल्टी प्रोसेसिंग आर्किटेक्चर ऑफ मोर देन 1 प्रोसेसर्स। हाँ, अब 2 प्रोसेसर खाली पड़े हुए हैं, एक ही प्रोसेसर चल रहा है, उस पर T1 रन कर रहा है। क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम को नहीं पता, तो क्या ऑपरेटिंग सिस्टम T2 और T3 को यहां रन करा सकता है? बताइए, नहीं करा सकता सर। कैसे कराएगा? और डिसएडवांटेज बोलूं या आपका मन भरा कुछ? आपने पहले डिसएडवांटेज बोले, इसमें लाइन से बोलता गया। ये बात समझ आ रही है? अच्छा, और बोलूं? इतनी बुराई मत करोगे, थ्रेड ही आज भी हम यूज करते हैं। थ्रेडिंग की इतनी बुराई नहीं करनी कि अगली पॉलिसी पे जाना पड़े। आज भी थ्रेडिंग यूज कर रहे हैं। ओके, तो डू यू अंडरस्टैंड कि थ्रेड्स के साथ भी क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं? हालांकि बाय डिफॉल्ट जो प्रिंसिपल, जो आइडिया मैं आपको बता रहा हूं, इनको बोलते हैं यूजर लेवल थ्रेड। क्या बोलता है? इनको बोलते हैं यूजर लेवल थ्रेड। अब यहां पे ये क्वेश्चन बड़ा पूछा जाता है, यूजर लेवल और कर्नल लेवल। मान लो एक दिन इसमें से एक थ्रेड फ्रस्ट्रेट हो गया और जाके ओएस को उसने बोल दिया, सुन बे ओएस, मैं हूं, बात खत्म। अब अगर थ्रेड नंबर T1 ने ओएस को जाके बता दिया मैं हूं, क्या ओएस को उसके होने के बारे में पता है? हाँ।
इसके बहुत सारे फायदे भी होंगे और कुछ हद तक थोड़े बहुत नुकसान भी होंगे, लेकिन फायदे क्या होंगे? क्या अब बाकियों की सजा इसे मिलेगी? नहीं। क्या बाकियों के ब्लॉक होने पर इसे ब्लॉक किया जाएगा? नहीं। क्या इसको रिसोर्स अलग से दी जा सकती है? हाँ। फॉलो कर पा रहे हैं? लेकिन अब T1 कहलाएगा यूजर लेवल थ्रेड या कर्नल लेवल थ्रेड? अब T1 कहलाएगा यूजर लेवल थ्रेड या कर्नल लेवल थ्रेड? कर्नल लेवल, आई एम सॉरी। अब T1 कहलाएगा कर्नल लेवल थ्रेड। ये बात समझ आती है? हालांकि क्या इससे कर्नल का थोड़ा प्रॉब्लम बढ़ेगा, थोड़ी सी वेटेज बढ़ जाएगी, जो क्या बोलना चाहिए मुझे, बर्डन, हाँ। लेकिन फिर भी है या आज भी थ्रेड। तो क्या T1 का, अगर T1 इवन कर्नल लेवल थ्रेड भी, क्या T1 के पास पीसीबी होगा? नहीं, पीसीबी तो नहीं होगा। तो चीजें उसी तरीके से, उसी आइडिया के साथ हैंडल की जा सकेंगी। ये बात समझ आती है क्या? यूजर लेवल थ्रेड, कर्नल लेवल थ्रेड। अब इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बस इसी आइडिया पे पूछे जाते हैं। यस, दिस इज मल्टी लेवल थ्रेडिंग। जी हाँ, ओएस को मतलब अगर मैं आपको समझाऊं, ओएस हर वैल्यू के लिए अलग से ऑब्जर्वेशन करने लगेगा। लेट मी डू वन थिंग। इस क्वेश्चन का आंसर बताओ आप समझोगे गेट वाले किस लेवल पे सवाल पूछ रहे हैं, आपको कॉन्फिडेंस आएगा। गौर करिएगा, ट्रू पूछा है कि फॉल्स पूछा है? अच्छा, पोल चला दूं। ओके, ट्रू पूछा है कि फॉल्स पूछा है? फॉल्स पूछा है। लेट मी गो वन बाय वन। पहला स्टेटमेंट देखिए, अ यूजर लेवल थ्रेड आर नॉट शेड्यूल्ड बाय द कर्नल। बिल्कुल सही बात है। अगर यूजर लेवल है तो कर्नल को पता है उसके बारे में? नहीं पता। ये बात बिल्कुल सही है। When a user level thread is blocked, all the other of its thread process are blocked. बिल्कुल सही बात है, बताइए है कि नहीं? अगर यूजर लेवल पे ब्लॉक करेगा तो बाकी सभी ब्लॉक हो जाएंगे। अगला स्टेटमेंट, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग बिटवीन यूजर लेवल थ्रेड इज फास्टर देन कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग बिटवीन कर्नल लेवल थ्रेड। ये भी सच है सर, क्योंकि अगर यूजर लेवल थ्रेड है तो ऑपरेटिंग सिस्टम को तो इन्वॉल्व किया ही नहीं ना आपने। सोचो, हाँ, अगर कर्नल लेवल थ्रेड है तो जरूर ऑपरेटिंग सिस्टम इन्वॉल्व होगा और फिर वहां टाइम लगेगा। जहां ओएस आएगा टाइम लगेगा, बर्डन बढ़ेगा। बात समझ आ रही है? बताओ, है कॉमन सेंस बात के नहीं? कॉमन सेंस बात है सर। आखिरी स्टेटमेंट, कर्नल लेवल थ्रेड कैन नॉट शेयर कोड सेगमेंट। ये किस तरह की बेवकूफी की बात है? चाहे यूजर लेवल हो चाहे कर्नल लेवल, दोनों कोड सेगमेंट शेयर कर सकते हैं। शेयरिंग का इस बात से क्या लेना देना है? कोड तो सबका सेम है। ये बात समझ आ रही है कि नहीं? सर कोड सबका सेम है कि अलग अलग है? कोड सबका सेम है सर। एक और क्वेश्चन बताओ, ये ऑब्जर्व करो, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सेम फ्रेमवर्क है ये भी। अभी फॉल्स पूछा है। कॉन्टेक्स्ट, अच्छा तो सेम ही स्टेटमेंट है। कॉन्टेक्स्ट स्विच टाइम इज लॉन्गर फॉर कर्नल लेवल थ्रेड देन फॉर यूजर लेवल थ्रेड। दिस इज ट्रू। यूजर लेवल थ्रेड डू नॉट नीड एनी हार्डवेयर सपोर्ट। कह रहा है यूजर लेवल थ्रेड डज नॉट नीड एनी हार्डवेयर सपोर्ट। ये बात सही है, क्योंकि अलग से तो कोई सपोर्ट चाहिए नहीं। Related kernel level thread can be scheduled on different processors in a multi-processing system. 100% ट्रू, मैं आपको बता रहा था। अगर OS को पता है तो मल्टी प्रोग्रामिंग का एडवांटेज दिलाया, मल्टी प्रोसेसिंग का एडवांटेज दिलाया जा सकता है। एंड लास्ट पॉइंट, ब्लॉकिंग वन कर्नल लेवल थ्रेड, ये गलत है। अगर कर्नल को पता है तो कर्नल सबको ब्लॉक करेगा क्या? नहीं, कर्नल सिर्फ उसको ब्लॉक करेगा जिसको ब्लॉक करने की जरूरत है। यस। अब सर
आइडिया मैंने सारे आपको बता दिए हैं। एक क्लास मुझे लगानी पड़ेगी क्वेश्चंस की, और कुछ क्वेश्चंस हैं जो मुझे और आपसे डिस्कस करने हैं, ठीक है। बाकी इस क्लास को भी यही खत्म करूंगा। मैं देखता हूं कि अगर प्लस में बढ़ सकी तो प्लस में बढ़वाऊंगा, वरना स्पेशल लगाऊंगा, ठीक है। अगर प्लस में बढ़ सकी, लेट मी आस्क, तो आई इंक्रीज दैट इन प्लस, अदरवाइज आई हैव अ स्पेशल क्लास। जो भी डिटेल होगी मैं आपको कल सुबह की क्लास में बताऊंगा, लेकिन कल शाम को ठीक 8:15 क्लास होगी, चाहे वो प्लस हो या वो स्पेशल हो, ठीक 8:15 क्लास होगी, क्योंकि डेटा स्ट्रक्चर का कोर्स 25 से है, ठीक है। अब और क्वेश्चन आज मैं नहीं देख पाऊंगा, मुझे सर घर पहुंचना है, मैं 12 बजे तक घर पहुंचूंगा, तब सुबह आपकी क्लास लूंगा, मेरे रिश्तेदार जाग रहे होंगे, ठीक है। तो कल मैं इसके बारे में डिटेल में चर्चा करूंगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।